गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। क्या हाल है सब लोगों के? अमर कैसे हो? अरुण, आस्था, विनाश, पूजा, उत्तम, लवी, अमृता, रोहित, अक्सा, आकाश, पीयूष, प्रिया, ओम, हिमांशु। क्या हाल है भाई? सोनू, चंदन, निकित, रोशन, मोहक, गीतांजलि, मोनिका, अरबाज, अभिनव, अन्नू, तुषार, निधि, पीयूष, प्राची, प्रियांशु, शुभम, हर्ष, शैलेंद्र, आर्यन, कुमार, प्रांजल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे हैं। क्या हाल है? क्या चल रहा है? कैसा जिंदगी कैसी गुजर रही है? जरा जल्दी से बता दो, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबका नाम नहीं ले पाऊंगा बिकॉज चैट बहुत तेज चल रही है, मैं नाम पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, है ना। मुझे नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। एक आध नाम, विश्वजीत पटेल, बस विश्वजीत पटेल ने जो है समझ लो अपना नाम। देखो तरीका, देखिए इन्होंने नया तरीका निकाला है। बहुत बढ़िया। आ, जिंदगी कैसी गुजर रही है भाई? बहुत बुरी चल रही है। सही है, बिल्कुल सही है। बस यही यही सुनना था, हमें यही सुनना था। अच्छी मत बोलो। देखो अच्छी का मामला ठीक नहीं लगता यार। ऐसे हालात में कोई आदमी अगर ये कह दे कि जिंदगी अच्छी गुजर रही, तो भाई मुझे ये डाउट है कि आ, चल क्या रहा है। मतलब अच्छा कैसे हो सकता है एक आदमी जो सुबह से क्लास करता चला आ रहा है और करते 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 अब ये उसकी चौथी क्लास है ना, तो ये अच्छा कैसे हो सकता है, ये मुझे डाउट। एक आदमी कह रहा बढ़िया है सर। सुमित कुमार यादव ने भी बहुत सारे दिल फेंक दिए हैं, तो उनका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल, तो हाँ बेरंग है, बहुत बढ़िया। एक आदमी लिख रहा है, खुशी भी कह रही है कि भाई, आयुष कह रहे हैं हाँ वो बहुत बढ़िया। नॉट गुड, हाँ वही वही मैं सुनना भी चाह रहा था। मुझे अच्छा भी यही लग रहा है कि अगर तुम ये बोलते हो कि हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हालात ठीक नहीं चलने चाहिए। वालेकुम सलाम। हालात ठीक नहीं चलने चाहिए क्योंकि जो है वो आ, कैसे हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। अब ठीक है, अब ठीक है। आसान तो नहीं है, लाइफ आसान नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि आईआईटी में जाना या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और तुम सब जानते हो इस बात को। हाँ, एक बच्चा कह रहा है टायर्ड, बिल्कुल सही है। मानता हूं मैं इस बात को। टायर्ड हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए। तो ठीक है, कोशिश करो और कोशिश करो। देखो पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, मैं फिर बोलूंगा, ये खराबी है यार। ये खराबी होती है, ये कुछ दिनों की बात बस। तो जितना ज्यादा ये खराब रहेगा, गौरव समझो बात को। रोहित सिंह राजपूत ने भी दिल फेंक दिए। अभिजीत बहुत अच्छा, अविनाश, राजा, नैना, अभय, अविनाश, अमन, श्रेयस, रोहित, शाश्वत, रोहित सिंह राजपूत हो गया भाई। रोहित सिंह राजपूत हो गया। आप क्या घर ही बुला लोगे क्या? इतने सारे दिल फेंक दिए तुमने, वाह। जेई मेंस डिक्लेयर डेट, अच्छा बहुत बढ़िया। आईआईटी बॉम्बे, हर्ष, तन्मय, प्रियांशु, सोहम दास। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ठीक है, तुम लोग अब ठीक कर रहे हो, है ना। और कोशिश करो और कोशिश करो, ये रहेगा ऐसा ही। मतलब तुम ऐसा कुछ मत सोच लेना, गलत किसी गलत फहमी में मत रहना कि शायद एक दो दिन में कुछ मामला ठीक हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं यार, मेरी बात समझना। ऐसा होगा नहीं अभिषेक, अभिजीत, इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं होगा कि ये कुछ एक दो दिन में ठीक होने वाला है। ये ठीक नहीं होने वाला है। ये खराब से खराब होता चला जाएगा और ये आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अच्छे होने का। लेकिन ये जितना खराब तुम्हारे लिए होता चला जाएगा, आप समझ लीजिए कि आपके आगे की लाइफ उतनी ही सुकून में गुजरने वाली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खराब सिर्फ एक ही वजह से है, क्योंकि तुम एक्चुअली मनपसंद चीजें नहीं कर पा रहे हो। भाई किसी आदमी की लाइफ अच्छी कब होती है? जब उसको लगता है अरे यार ये आवारागर्दी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब हमसे भी कोई कहे कि आपकी लाइफ अच्छी, अरे भाई पैसा देते रहो खूब सारा, काम मत करवाओ, काम मत करवाओ, बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी। अब हमें खैर पढ़ना लिखना तो नहीं है, या फिर कुछ और इस तरह का तो कुछ नहीं है, बट ये कि भाई आराम से आदमी पढ़ा हुआ है, पैसे आ रहे हैं, तो वो किसको अच्छा नहीं लगता? वो सबको अच्छा लगता। तो ऐसे तुम्हारे साथ भी है, अच्छा वो लगेगा। बट अभी तो ये बहुत बुरा होता चला जाएगा, लगातार बुरा होता चला जाएगा। एक बच्चा लिख रहा है स्लीपलेस, बिल्कुल स्लीपलेस का सीन चलेगा, और बिल्कुल स्लीपलेस का सीन चलेगा, और ये लगातार खराब होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आएगा, और उस टाइम पर तुम सोच नहीं सकते कि जिंदगी कितनी सुकून में गुजरने वाली है। आप सोच ही नहीं सकते कि जिंदगी कितनी सुकून में गुजरने वाली। मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूं, मैं फिर बोलूंगा, आईआईटी में जाने का एकमात्र रीजन जो है, जो होना चाहिए,
वो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने हमसे कहा है करके दिखाने के लिए, तो हम करके दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम करके दिखा देंगे और उनको खुश भी कर देंगे कि लो भाई ये। इनफैक्ट मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को पिछले 20-21 सालों से एक लाइन बोलता हूं कि आप आईआईटी का रिजल्ट अगर अपने पेरेंट्स के नाम करना चाहते हैं और उनकी वजह से ही आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एज सच हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, ऐसा कोई खास हमारा इरादे नहीं है कि हम बहुत बड़ा हीरो बन जाएंगे और समझ रहे हैं इंजीनियर बनना है और हमें रोबोट बनाने और नासा जाना है, ये करना है। सर एक सुकून की जिंदगी है अब हम, लेकिन हमसे कहा गया है सर हम किसी के लिए ये करके दिखाना चाहते हैं, तो हम ठीक है उनके लिए करके दिखा देंगे। तो मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता भी हूं और उनको, तुमको भी यही बोल रहा हूं कि आप ये आईआईटी का रिजल्ट लाके दिखा दो, है ना, ये आईआईटी का रिजल्ट लाओ, रोल नंबर एक प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट लाके अपने मां बाप के हाथों में मारो कि ये लो हमारी तरफ से 5 साल और जी लो, ऐसे 5 साल और जिंदगी दे दी हमने तुम्हें। एक बच्चा अपने मां बाप के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप समझ रहे मेरी बात को कि आप उनसे ये कह रहे हैं कि लो तुमने हमें जिंदगी दी, क्या जिंदगी दी तुमने, देख रहे हो बैंड बजा दी, लेकिन लो हम तुम्हें दे रहे हैं 5 साल और जी लो। अब ऑब्वियसली आदमी जब देखेगा अपने बच्चे का रिजल्ट कि वो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया है, तो खुशी के मारे वो 5 साल 10 साल और जी जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन इस टाइम तुम हो। इसका मतलब कि सिर्फ तुम्हारी अच्छे के लिए सोचना ही उनकी जिंदगी की इस टाइम सबसे बड़ी टेंशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा अगर ये कह दे कि लो जो दोनों लोग जी लो 5 साल और जी लो, जाओ घूमो, तो अब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कर सकते हो, है ना, ये कर सकते हो। और अब ये जरूर है कि एक बार आईआईटी जाना जरूर यार। ये तो ठीक है कि तुमने किसी के लिए करके दिखा दिया, बट तुम अपने लिए भी सोचो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि वहां जाने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो एक जिंदगी क्या है, अच्छे बच्चे क्या होते हैं, अच्छी बकवास क्या होती है, अच्छी लड़ाई क्या होती है, अच्छी दोस्ती क्या होती है, ये सब कुछ तुम्हें वहां जाके देखने को मिलेगा और तुम अपनी लाइफ के ये 4 साल पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। तो मेरा मानना यही है कि ये कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा भी नहीं होगा, कई बार ऐसा भी लगता है लो इतनी मेहनत की है, क्या आईआईटी करते रहते, क्या आईआईटी है यहां के लिए इतनी मेहनत की थी, ऐसा तुम्हें कभी नहीं होगा। ये इस चीज के लिए तो तुम श्योर रहो, अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम्हें ये तो याद रहेगा, और अगर जरा सी भी कमी हो गई और तुम तब वहां पहुंचे तो तुम्हें ये जरूर लगेगा यार काश और कर लेते तो और अच्छा होता, और अच्छा होता। मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला। तो इस उस लाइफ को जीने के लिए लोग तरसते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, उस लाइफ को जीने के लिए लोग तरसते हैं। वहां जाके सोना खेलना, वहां कुछ भी करोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये यही, मतलब सर अब मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए यार एक ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी है। अब बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नो स्लीप और फलाना स्लीप, तो ठीक है भाई, अब रुक जाओ, कुछ दिन की बात है, उसके बाद सोते रहना, पड़े रहना। मैंने उस दिन भी बताया था, एक बार किसी ओरिएंटेशन क्लास थी या पता नहीं कौन सा बैच था, क्या था, मैंने बोला भी था अपना बिलियर्ड्स टेबल पे आप जाके लेट जाइएगा, ऐसे पड़े रहिएगा। है यहां बिलियर्ड्स टेबल ढूंढने नहीं मिलती। आप जिस जगह पे रहते हैं, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसी जगह से क्लास कर रहे हैं जिनके पूरे इलाके में बिलियर्ड्स टेबल नहीं होगी। हैं वो बच्चे, आप सोचिए एक आईआईटी पढ़ने चला गया और वहां जाके बिलियर्ड्स टेबल पे लेटा हुआ है, और जिनके यहां है भी आसपास बिलियर्ड टेबल, आप पता करिएगा वो 2000 रुपए घंटा, 3000 रुपए घंटा, एक घंटे के 2-3 हजार रुपए ले लेते हैं। ऐसे में एक बच्चा आईआईटी पढ़ने चला गया और वो जाके बिलियर्ड्स टेबल पे ऐसे सो गया, समझ रहे, सो रहा, कोई सुबह से लेकर शाम तक पड़ा हुआ है। अब वो अलग बात है, कोई खेलने आया तो उसको उठा देगा, बट अल्टीमेटली उसको कोई पैसा नहीं देना। 6-6, 5-5, 8-8 बिलियर्ड्स टेबल लाइंस लगी हुई है, पड़े हुए आदमी। ऐसी जगह जाने की सोचो यार, ऐसी जगह जाके देखो तब मजा आएगा, है ना। समझ लो कहां चक्कर पड़े गरीबों के, बेकार। सर वो हमने सुना एमआईटी बड़ा बढ़िया है, अबे वो एमआईटी, हम जिस एमआईटी की बात कर रहे हैं वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, हम मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जो है वो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे खराब है, बट अल्टीमेटली जो हमारा एम है यार, उसके आगे तो ये लोग कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करना चाह रहे सर मैं ऐसे फलाना कॉलेज में पढ़ना, कुछ नहीं है। लोग भी खराब होंगे, दोस्त भी खराब होंगे, सोच भी छोटी होगी, सपने भी छोटे होंगे यार। ऐसा आदमी थोड़ा ना तरक्की करता है। आप ऐसे लोगों के साथ जाइए जहां सारे आईआईटीएंस होंगे, सोचिए उनके साथ बात करेंगे आप, ऐसे करके देखा यार ये सोच, ऐसा सोचना चाहिए, लाइफ के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, अरे यार ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी तरक्की हो सकती है, चलो ऐसा ही करूंगा। तुम्हें वहां से आइडियाज मिलेंगे, वहां से सोच मिलेगी। ऐसी जगह पढ़ो यार जहां कुछ आदमी अपने लिए, अपने पूरे खानदान के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है तुम सारे लोग जम के मेहनत कर सकते हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही जिन्होंने लिखा है कि स्लीपलेस नाइट्स और वगैरह वगैरह, बिल्कुल सही है। अबे स्लीपलेस नाइट्स का मतलब पढ़ाई कर रहा है, ये नहीं कि अपना टीवी देख रहे हैं। सर आज पूरी रात जाग के आए टीवी देख के, बस टीवी वीवी वाली बात नहीं कर रहा है, ऐसे तो सो जाया करो। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं, जब तक मन करे तब तक पढ़ाई करो, जैसे ही मन ना करे उल्टी सीधी बकवास से अच्छा है सो जाओ, ताकि मन रिलैक्स हो जाए। ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। सर नहीं, हम तो ये सोचते हैं खेलने चले जाएंगे। देखो ऐसे में खेलने को मना नहीं कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना यह कि खेल सुकून तो देता है, लेकिन
अब जो दिक्कत आती है वो ये कि उससे एक्सर्शन होता है, उससे थकावट होती है। ये थोड़े से दिन जो है इसमें थकावट को अवॉइड करो। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो कुछ और सोचो, है ना, कुछ और सोचो और उसके लिए काम करो। बहरहाल आप खूब मेहनत करो यार, अब बड़ी अच्छी बात रहेगी, बड़ा मजा आएगा। मतलब समझ रहे हैं आप इतनी मेहनत करने के बाद जब बच्चों को रिजल्ट आते हैं, मतलब मुझे बड़ा, अब मुझे नहीं पता तुम मुझे तो क्या ही दोगे, ऐसा तो है नहीं सर, आप परेशान ना होइए, हम आई टीम सेलेक्ट होंगे, आपको पैसा देंगे, पैसे भेजा करेंगे। हम अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा है कि तुम लोग बेचारे इतनी मेहनत सुबह से लेके, अब नॉर्मल जो बैचेस होते हैं, मुझे लगता है ऑफलाइन बैचेस की भी अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलरली 6 डेज क्लासेस, 4 क्लासेस 6 डेज कॉन्टिन्यूसली, ये कोई अटेंड नहीं करता या कहीं नहीं होती। ये तुम्हारे यहां मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे लाइव आ जाते हैं और सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं और उसके बाद भी काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर अब बस आहा क्लास खत्म हुई, आदमी पड़ा हुआ ऐसे ऊपर का कोल्ड ड्रिंक चल रही है, आगे टीवी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद भी आदमी पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी रात में 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई हो रही है, क्योंकि सुबह फिर से क्लास चालू होने वाली। तो यार ये अब पता नहीं, अब हम नहीं जानते यार। अब अब ऐसे में न मिला अगर तो तुम्हें अफसोस होगा, हमें भी अफसोस होगा, लेकिन ये हम तुमको गारंटी दे सकते हैं कि तुम थोड़ा बहुत अफसोस होगा, सबको होगा, है ना, सबको होगा, माँ बाप को भी होगा। अगर किसी का सिलेक्शन ना हुआ उसको या अच्छा सिलेक्शन ना हुआ तो उसको अफसोस जरूर होगा, लेकिन हम तुम्हें बता दें लाइफ में परेशान नहीं रहोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लाइफ में परेशान नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हें मेहनत करने की आदत है, और जिन आदमियों को मेहनत करने की आदत होती वो लाइफ में कभी परेशान नहीं होते। आप ये बात समझ लीजिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कोशिश व्यर्थ किसी भी सूरत में नहीं जाए, किसी भी सूरत, ठीक है ना। बहरहाल तो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, आप जरा उसी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, रुलाने की कोई बात नहीं है। एक आदमी कह रहे सर रुलाएंगे क्या? नहीं, रुलाने की कोई बात नहीं, तुम मजाक मत करो, चाकू मार देंगे, बक रुलाएंगे क्या? तुम्हारे मतलब की बात कर रहे हैं आप। ओनली सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन ही बहुत है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आदित्य हम लोगों ने जो बातें की थी उसके बारे में बात करते हैं। राहुल, अमन, मनदीप, विकास, बादल, शांतनु, तो हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात की थी और डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शंस को लेके बात की थी, है ना। डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शंस को लेके मतलब हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी, हीट ऑफ कंबशन की बात की थी, फिर हीट ऑफ सोल्यूशन की बात की थी, हीट ऑफ डाइल्यूशन की बात की थी, फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात भी की थी। तो हमने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कशन किया था उसमें मैंने 1-2 सवाल तुमको करने के लिए दिए गए थे। अब हालांकि मैं आंसर तो आज भी लिख के नहीं लाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम में से बहुत सारे बच्चों ने सवाल कर लिए होंगे। तो एक बार जरा जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या निकल के आने वाला है। मैंने सॉल्व तो अब भी नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर सकता हूं। अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 चाहिए होगा मुझे। आप मुझे CO2 का फॉर्मेशन इंथैल्पी दे दीजिएगा और साथ ही साथ 4 टाइम्स फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ HCl दे दीजिएगा। अब मुझे नहीं पता सवाल में ये सब दिया गया है कि नहीं। और साथ ही साथ मुझे CCl4 की फॉर्मेशन इंथैल्पी दे दीजिएगा, CCl4 की फॉर्मेशन इंथैल्पी दे दीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे H2O की फॉर्मेशन इंथैल्पी दे दीजिएगा। अगर इतना कुछ आपने दे दिया है तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकता हूं। तो अब आप सवाल देख लीजिए, अगर आपको लगता है सारी बातें दे रखी हैं तो आप पुट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर निकाला है और वो बता रहे हैं कि सॉल्व करके सर ये 1-173 किलो जूल पर मोल आता है। तो एक बार जैसा ये कह रहे हैं मैं उसको मान लेता हूं, -173। अब इसमें यार एक आध बच्चे प्लस में भी लिख रहे हैं। देखो अब ये सब मुझे परेशान मत करो यार। मैग्नीट्यूड पूछा है तो प्लस में लिख देंगे, माइनस साइन के साथ आएगा, जो आप कहेंगे वो आंसर लिख देंगे। द इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इतने इतने, द मैग्नीट्यूड। अगर आपने मैग्नीट्यूड की बात की है तो मैं डायरेक्ट आंसर यहां पर फिल कर सकता हूं। द आंसर इज 173, बिल्कुल सही। तो बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, मुझे लगता है शाबाश। आज आसान सवाल था, लेकिन फिर वही आसान तो था, लेकिन इसमें यहां क्यों आया? ये कौन सा इम्तिहान? अरे ये तो वही है अपना वाला इम्तिहान। ये कोई जेई मेंस करके इम्तिहान है। ये उस जेई मेंस के इम्तिहान में ये 2023 में इसी साल ऑनलाइन में पूछा है। क्या सोच के पूछा है? क्या तुम्हें लल्लू समझते हैं? तुम्हें बिल्कुल ही लल्लू समझ रखा है ना। ये सोच के नहीं पूछा है, ये उन लोगों के लिए पूछा गया है जिनको सवाल देख के थोड़ी सी घबराहट होती। ये उस घबराहट का फायदा उठाना चाह रहा है, ये लैंग्वेज को थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके घबराना चाह रहे हैं कि आदमी घबराने लगेगा। हम नहीं घबराते, हमें पता, ये तो इसी तरह से डराते हैं। कोई नई बात नहीं। और बात करते हैं, एक और सवाल तुम्हें करने के लिए दिया गया था। ये सवाल भी क्यों दिया गया? ये भी आप ही, ये पता नहीं कोई जेई मेंस करके पेपर होता है, उसमें 2023 इसी साल का सवाल बनाया गया, इसी साल का सवाल बनाया गया। अब ये क्यों दिया गया? इसमें कोई कमाल ओरल सवाल कह रहे नहीं, हम तो डरा नहीं दे रहे, आप डर जाइएगा। हमने कहा ऐसे कैसे डर जाएंगे?
हम तो मुद्दा जानते हैं। मुद्दा ये कि जिस रिएक्शन का भी डेल्टा एच कैलकुलेट करना होता है, उस रिएक्शन के डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं सर। दूसरा आपने पढ़ाया नहीं, पहला में आता है। दूसरा जब आप पढ़ा देंगे तो वो भी हम कर लेंगे। दो तरीके हैं जिसमें एक तरीका फॉर्मेशन एंथैल्पी से रिलेटेड है और एक तरीका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। अगर मैं फॉर्मेशन एंथैल्पीज की बात करूं तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने के लिए इसका फॉर्मेशन चाहिए, इसका फॉर्मेशन चाहिए और इसका फॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे इन तीनों का फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। कल बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे इसके आंसर को मैसेज भी किया था। तो अब बहुत सारे बच्चों ने अपने आप मैसेज कर दिया था, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे इसका आंसर ये निकल के आएगा। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे जो माइनस प्लस की गड़बड़ करते हैं, तो आप प्लीज माइनस प्लस की गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। तो यहां पर बड़ा सीधा तरीका दे रखा है। इसका फॉर्मेशन OH का फॉर्मेशन मुझे लगता है फर्स्ट रिएक्शन निकल आएगा। ये 2 मोल बन रहे हैं और आपको 1 OH चाहिए, तो 2 मोल के फॉर्मेशन की एनर्जी इतनी है, तो 1 मोल की फॉर्मेशन की एनर्जी जो है वो 78/2 होगी। तो मुझे लगता है मैं तो डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूं। डेल्टा एक्स, जिसको एक्स माना गया है डेल्टा एच को, ये वैल्यू होगी OH का फॉर्मेशन एंथैल्पी दैट इज 78/2, साथ में हाइड्रोजन की फॉर्मेशन एंथैल्पी। एक हाइड्रोजन को बनाना, 2 हाइड्रोजन अगर H2 से बनते हैं तो उसके लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर आप एक H बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी आधी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज 436/2 आपको और देनी पड़ेगी, माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O, और H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको सेकंड रिएक्शन से मिल जाएगी एंड दैट इज माइनस ऑफ -242। मस्त आप इनको सॉल्व कर लीजिए। मुझे लगता है सॉल्व करके ये लगभग 499 आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर जो आप लिखेंगे वो नियरेस्ट इंटीजर इसका 499 ही आना चाहिए। बड़ा सीधा सवाल। 39 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 78/2 39 ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, काम चल जाएगा। संदीप पटेल, बिल्कुल सही कह रहे हो। इतने सारे दिल मत फेंको, कुछ दिल बचा के रखो, आगे भी कुछ लोग मिलेंगे जिनके सामने दिल डालने पड़ेंगे आपको, ठीक। बहरहाल तो ये आसानी से ये काम जो है ये किया जा सकता है, ठीक। आसान था। चलिए फटाफट नेक्स्ट सवाल पे भी आ जाते हैं। एक सवाल और करने के लिए दिया गया था, ये किस लिए दिया गया था? ये भी शायद इसलिए दिया गया था आपकी, भाई पता नहीं आदमी, ये भी कोई जेई मेंस का पेपर है, न जाने कौन सा पेपर है ये। जेई मेंस करके कोई एग्जाम होता है, तुम लोग को आइडिया होगा। तो उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था 6 तारीख को। अब पता नहीं ये सब सही लिखा है कि नहीं हमने। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। दे क्या क्या रखा है मैंने बताया था, तो वही 4 बातें वाली बातें आ रही। इन 3 लोगों की कंबशन एंथैल्पी दे रखी। तो इन कंबशन एंथैल्पी में अब फिर वही सवाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर। इसमें बहुत सारी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं, दुनिया भर की इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें बता चुका हूं मैं। मेन आदमी की कंबशन की इक्वेशन लिखो जिसमें सब इन्वॉल्व है। कौन है वो मेन आदमी? सर मेन आदमी हमारा मिथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अल्कोहल है। इसके कंबशन की इक्वेशन लिख दीजिए, इसके कंबशन से हमारा काम चल जाएगा, बस बैलेंस कर लीजिएगा। और हम सब जानते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जब कंबस्ट किया जाता है तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? समझ में आया? अब इसको कई बच्चे आंसर लिख भी रहे हैं, तो अब मुझे आंसर तो नहीं पता, लेकिन आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। कोई बताएगा यार इसकी बैलेंसिंग क्या निकल के आती है? यहां 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 6 है तो यहां 3 लगा देते हैं, है ना? सही है ये। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 3 7। यहां कितने हैं? 1, तो यहां आ जाएगा 3। अब एक बार चेक कर लेना यार, ये ठीक लगती है बैलेंसिंग, ठीक है। एक आदमी कह रहा है जेईई मेंस, ये कौन सा एग्जाम से? जेईई मेंस क्या होता है ना? तो ये एक एग्जाम है इंजीनियरिंग का। अब तुम देखना, इसका फॉर्म अगर भरना चाहो तो इसका भी फॉर्म भर सकते हो, है ना? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखो बैलेंसिंग हो गई, मुझे लगता है हाइड्रोजन भी 6 हो गए और ऑक्सीजन 1 और 6 7 हो गए, 4 3 7, ठीक। तो अब इसमें देख के लगता है कि दिस इज व्हाट, क्या इस रिएक्शन का डेल्टा एच गिवन? आप तो चेक कर लेते हैं इस रिएक्शन का क्या डेल्टा एच गिवन। तो मैंने कहा भाई ये बताइए, इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम रखो, नाम। इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम रखो। तो मैंने कहा भाई इस रिएक्शन के डेल्टा एच का नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो इस रिएक्शन को देखा जाए और फिर इस डेल्टा एच का नाम रखा जाए। देख के लगता है दिस इज कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, सो द नेम ऑफ दिस डेल्टा एच विल बी व्हाट? इट शुड बी डेल्टा एच कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। समझ में आई बात? अच्छा चलिए, नाम आ गया। फिर क्या बताया गया था? नाम कुछ भी हो, डेल्टा एच लिखने का तरीका क्या है? सब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बात खत्म हो गई। और क्या कंबशन ऑफ इथेनॉल दे रखा है? सर कंबशन ऑफ इथेनॉल दे रखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि -1,2,3,4.7 जो है, इट मस्ट बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और CO2 का फॉर्मेशन चाहिए सर, मुझे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 चाहिए। कहां से लाएंगे सर? ये तो सब हमें कुछ दिया ही नहीं गया। आप पता नहीं क्या सवाल बनाए हमें, आपने सवाल पूरा दिया ही नहीं। हमें कंबशन दे रखा है और यहां पर मुझे फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए। तो 2 टाइम्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ पानी माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इथेनॉल।
ये है सर मुद्दा। अब दिक्कत ये है कि मुझे फॉर्मेशन इंथैल्पी इन दोनों की नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने तुम्हें तीन बातें क्या बताई थी, तीन बातें क्या बताई थी, तीन बातें बताई थी कि कंबशन ऑफ कार्बन क्या होता था, कंबशन ऑफ कार्बन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ CO2। याद आ रहा है ये बात, फॉर्मेशन ऑफ CO2। और इसी तरह से कंबशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बताया था, ये था फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H2O, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ H2। बस खत्म हो गई ये तीन बातों में, जिसको ये बात याद थी वो काम कर लेगा। यानी सीधी सीधी बातें हैं सर, वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस इज 2 टाइम्स CO2 का फॉर्मेशन इज इनडायरेक्टली कंबशन, दैट इज -393.5 प्लस 3 टाइम्स वाटर आ गया आपका -241.8 और माइनस डेल्टा HF जो आपको निकालना है इथेनॉल का। सर दाएं बाएं कर लीजिएगा, दाएं बाएं करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो डेल्टा HF ऑफ इथेनॉल जरा जल्दी से बता दो सॉल्व करके क्या निकल के आने वाला है। सर आपकी ब्रांच क्या थी, मेरी ब्रांच मेटलर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग थी। 278 आ रहा है, तो ये बता रहे हैं 278 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना भाई, एक बार चेक कर लेना। एक आदमी कह रहा है ये मेरे ही शिफ्ट का सवाल, इंटीजर रख देंगे बेटा तो 278 रख देंगे, इसको सॉल्व करके ये 278 आ जाएगा। क्लियर है? नीरज कह रहा है सर सुनिए ना, नीरज इतने प्यार से मत बोल बेटा, सर सुनिए ना, सुनाओ बेटा, सुनाओ सुनाओ। नीरज कुमार कह रहे हैं सुनिए ना, सुन तो रहे नीरज, नीरज सर सुनिए ना, अबे जल्दी बताओ। आंसर आ गया भाई, ये क्लियर है? तो इसके हिसाब से इस सवाल का आंसर बना सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं देखिए ऐसा, ये सारे वही अपने पुराना घूम फिर के बातें आ रही हैं। एक आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात की थी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हमने कहा भाई ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जो कल बात हुई थी उसके बारे में जरा एक बात दोबारा बोलना है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैंने कल भी ये बात बोली थी तुमके। ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो इंपॉर्टेंट बात ये है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड जब ये न्यूट्रलाइज होता है कंप्लीटली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, तो ऐसे में जो हीट का इवोल्यूशन होता है वो हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात मानी जाती है। ठीक, अच्छा अब इसमें देखो समझो बात को, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। इससे पहले तो जितने भी तुमने हीट की बात की थी वो सब पर मोल ही बोले जाते थे, 1 मोल 1 मोल। दिक्कत कल भी मैंने बताया था, दिक्कत सिर्फ इतनी होती है कि अगर किसी एसिड और बेस को लो तो उन एसिड्स और बेस के भले ही तुम 1 मोल लो, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके अंदर H+ जो है या OH- एक से ज्यादा हो सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एक H एक OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। यानी मुझे सीधी सी बात समझ में आती है कि जब आप H+ और OH- के न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो वो हमारे मतलब की कहानी है। H+ और OH- के मिलने से जो ये H2O बन रहा है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शिवम शर्मा माना जाता। क्लियर है? अब ऐसे में अगर मुझसे अगर आपने ऐसा कोई एसिड ले लिया जो पॉलीवेलेंट है, सॉरी जिसकी एसिडिक, जिसका बेसिसिटी पॉलीबेसिक है, जिसकी बेसिसिटी 1 से ज्यादा है, तो ऐसे में फिर न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेंगे। तो देखिए बड़ा क्लियर है, हम उस बारे में भी बात करते हैं। लेकिन जो कल हमारी कहानी चली थी वो कहानी सिर्फ इतनी थी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस अगर आप लेते हैं, तो कल हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस लेते वक्त आपके पास सिर्फ एक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl प्लस NaOH। अब यहां पर सीधी सीधी कहानी है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ये इस बात को समझते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये 100% डिसोसिएट करता है, ये अपने आप 100% डिसोसिएट करता है। इसका एक्वस सोल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H++Cl- के फॉर्म में। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो किस तरह से डिसोसिएट करेगा, Na++OH- के फॉर्म में। और जो हमारा सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता ही है, तो ये Na+ और Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब होगा क्या कि अगर आप नेट रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो नेट रिएक्शन में कुछ नहीं है, ये Na और Cl तो आप हटा दीजिए, नेट रिएक्शन क्या बनेगी, H++OH- गिव्स H2O। और ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी का लेन देन है वो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, -13.7। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि, या जूल में अगर आप लिखना चाहें तो इट इज -50, लगभग 57.3 किलो जूल। इसका यह मतलब हुआ कि जो भी आपकी
प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जितनी भी हीट का इवोल्यूशन है, वो हीट जो यहां से बाहर निकल के आ रही है, वो हीट यहां से माइनस, बल्कि अगर बाहर निकल के आ रही है तो मैं माइनस का साइन हटा देता हूं, 13.7 किलो कैलोरी हीट बाहर निकलेगी, या फिर 57.3 किलो जूल हीट आपकी एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक, अब मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि हमारे पास जब कोई ऐसा एसिड आ जाए या ऐसा बेस आ जाए जो स्ट्रांग नहीं है, अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो उनको तोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई वीक एसिड आ जाए या वीक बेस आ जाए, तो उस केस में मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा इस बारे में फटाफट बात करता हूं। मान लीजिए स्ट्रांग एसिड के साथ एक वीक बेस आ जाए, उस केस में क्या देखने को मिलेगा? तो उस केस में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रांग एसिड आपने फिर से HCl ले लिया, और वीक बेस मान लीजिए आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया या कुछ भी ले लिया। ठीक, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सर सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड बनेगा, पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा सर? HCl आपका 100% डिसोसिएट कर जाएगा। चलिए तोड़ देते हैं, H प्लस प्लस Cl माइनस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी पहले 100% डिसोसिएट करके देख लेते हैं, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और ये बनाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स हमेशा 100% डिसॉल्व करते हैं। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। और सही से देखें तो Cl अमोनियम को हटाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। तो अब होगा क्या कि जब इक्वेशन सेम है तो जो एनर्जी यहां से बाहर रिलीज होगी वो एनर्जी फिर वही होगी। सर एनर्जी जो है वो 13.7 होनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन होगा क्या कि 13.7 यहां से निकलते ही, बाहर जाने से पहले ही अंदर से आवाज आ गई, भाई कुछ एनर्जी जो है हमें दे दो। क्यों हमें दे दो? क्योंकि हम 100% डिसोसिएट नहीं करते, यानी मुझे एक आदमी को 100% डिसोसिएट कराने के लिए कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। तो अगर यहां पर एनर्जी ए चली गई तो निकलनी चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 13.7, ए यहां चली गई तो निकली कितनी? निकली 13.7 माइनस ए एनर्जी जो है वो यहां से बाहर निकल के आएगी। और यही जो आपकी ए एनर्जी है, ये ए एनर्जी आपकी डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह ट्रीट की जाएगी। सो अल्टीमेटली अगर मुझे ये ए की वैल्यू 13.7 माइनस ए की वैल्यू दे दी जाए तो मैं ए प्रिडिक्ट कर सकता हूं। सो दिस ए विल बी डिसोसिएशन एनर्जी, या आप आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को 100% डिसोसिएट कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी ए। तो वो डिपेंड करता है कि आपने यहां पर हमें कितनी एनर्जी निकाल के दी। तो मान लीजिए वो कहता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करता है तो 11 एनर्जी बाहर निकलती है। तुम कहोगे जी बेवकूफ आदमी हो, 13.7 निकलनी चाहिए, 11 कहां से आ गई? तो इसका मतलब ये जो 2.7 है वो एक्स्ट्रा चली गई, कहीं अंदर ही अंदर खर्च हो गई। क्यों खर्च हो गई? क्योंकि सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह रहा भाई मुझे पूरा तोड़ दो यार, मैं पूरा नहीं टूट सकता। तो ऐसे में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर आपको यह पता चल जाए कि एक्चुअली इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है? तो अब ऐसा भी हो सकता है कि सर एक ऐसा केस हो जिसमें दोनों लोग वीक हो। हाँ, अब बात तो सही है। ऐसा भी हो सकता है कि वीक एसिड भी हो और वीक बेस भी हो। तो अगर वीक एसिड और वीक बेस दोनों हो, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? उस सिचुएशन में फिर वही है सर, आप ऐसा भी ले सकते हैं कि एक वीक एसिड मान लीजिए आपने ले लिया HCN, और साथ में एक वीक बेस ले लिया मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इनको मिला के आपने बढ़िया रिएक्शन कराई, अमोनियम साइनाइड बना और ये पानी। ये तो ठीक है सर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब दिक्कत क्या है सर? HCN अपने आप टूटेगा नहीं, इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी पूरी तरह से डिसोशिएट करने के लिए। इसका मतलब कुछ एनर्जी यहां भी खर्च होगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप पूरा टूटता नहीं, इसको भी तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है सर सॉल्ट के लिए, लेकिन यही कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ये 100% डिसोशिएट कर जाते हैं। पानी तो पानी है। अब ऐसे में अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा सिस्टम फिर से एक तरह से देखें तो रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन में वही हो रही है। H और OH के मिलने से H2O बन रहा है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो एनर्जी बाहर निकल के आनी चाहिए वो वही होनी चाहिए। ये देखिए ये एनर्जी बाहर निकल के आ रही, लेकिन इसका कुछ हिस्सा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ने में खर्च हो जाएगा और इसका कुछ हिस्सा HCN को डिसोसिएट करने में खर्च हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए Q1 एनर्जी यहां खर्च हो गई, Q2 यहां खर्च हो गई, तो जो बाहर निकल के आएगी वो 13.7 माइनस Q1 माइनस Q2 से कैलकुलेट की जाएगी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कह रहे हैं? तो आपको सवाल में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी देगा जिससे आप Q1 Q2 की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अमन क्या शेर लिखा है, बहुत बढ़िया। क्लियर है ये?
सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है, ये हम बात कर चुके हैं और इस तरह का सवाल जेई पूछ भी चुका है। तो अगर मैं आपको अभी सवाल दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बड़ा क्लियर है कि 100% ये कैलकुलेट भी किया, बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। तो बहुत आसान है ना। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये देखिए एक सवाल, ये भी किसी जेई मेंस से पेपर में पूछा गया है, और ये तो शायद कल भी हमारी बात हुई है। ये रिएक्शन तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की है, तो ये तो हमें पता 13.7 या 57.3 निकलनी चाहिए। लेकिन यहां पर मामला गड़बड़, यहां जो एनर्जी निकल के आएगी वो कम। देखो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों रिएक्शन में डेल्टा एच किसका बड़ा है, तो इन दोनों रिएक्शन में डेल्टा एच नीचे वाले का बड़ा है। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। लेकिन एक्चुअली अगर वो पूछता है कि इन दोनों प्रोसेस में ज्यादा हीट कहां निकलेगी, तो ऊपर वाले में। तो मेरी बात समझते हो कि नहीं? डेल्टा एच का मतलब -57.3, -55.3, ये डेल्टा है। एंड द वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू इज इन केस ऑफ दिस द डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। लेकिन अगर वो ये पूछता है, नहीं ये सब नहीं पूछ रहे, हम ये बताइए कहां एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो आप बता दीजिएगा जब स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ज्यादा एनर्जी निकलती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो सवाल जरूर ध्यान से सुन लेना। फिर वही है, आईआईटी वाला फंसाता है और बाद में जब रिजल्ट आता है तो बैंड बज जाती। सब लोग ध्यान से रखना, कभी वो आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन और इस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन में डेल्टा एच वैल्यू ज्यादा कहां है, तो ज्यादातर बच्चे गलत लिख के आते हैं। वो कहते हैं डेल्टा एच वैल्यू तो ज्यादा फर्स्ट वाले की होगी, ज्यादा एनर्जी निकलती है। अबे तो जो एनर्जी निकल रही है तो डेल्टा एच माइनस में होगा ना, और अगर डेल्टा एच माइनस में है तो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अरे गणित समझते हो? सबके समझ में आ रही बात? तो ये सवाल को देख लेना बस। मेरी बात समझ रहे हो? तो सवाल को अपने हिसाब से देखकर एक अच्छा ऑब्जेक्टिव तैयार। अच्छा, अब सब्जेक्ट इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे लोग आंसर बता ही रहे हैं। अब सर माइनस कर दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तो इसका मतलब ये हुआ सर, निकलनी चाहिए कितनी? 57.3। देखो अब तुम कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लगाया, मैंने यहां निकलनी लिख दिया ना। निकलने का मतलब है एक्सोथर्मिक, तो निकलनी चाहिए 57.3। निकली कितनी? निकली हमारी 55.3। तो जो एक्स्ट्रा है वो कहां चली गई सर? ये जो 2.0 एनर्जी है ये खर्च हो गई एसिटिक एसिड को तोड़ने में। सो दिस विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर है? आसान, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं, यही सवाल एक बार और देख लेते हैं। सर इस बार दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि सर इस बार आपने एसिटिक एसिड लिया और ये तो हमें पहले से पता है। तो ये बताइए इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन निकल आएगी कि नहीं? बिल्कुल निकल आएगी। हमें निकालना क्या? हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। अरे ये तो दूसरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत क्या है? ये तो बड़ा फर्जी सवाल हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं, एसिटिक एसिड की भी निकाल सकते हैं। अच्छा सवाल तो ये होता कि इस प्रोसेस की एनर्जी क्या होगी? COH प्लस NH4OH। मुझे ये सवाल करके दिखाओ, मुझे ये सवाल ज्यादा अच्छा लग रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या पूछा था। CH3CONH4 प्लस H2। मुझे ये बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या निकल के आएगा? ये ज्यादा अच्छा सवाल। तो हमें लगता है पहली वाली जो इंफॉर्मेशन है, पहली वाली इंफॉर्मेशन से एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन निकल आएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है ना? तो यानी एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो फर्स्ट इक्वेशन से 0.5 आ जाएगा। सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा? यानी एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए 0.5 एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाली इक्वेशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पता चल जाएगा। ये तो स्ट्रांग है, तो जो भी एक्स्ट्रा निकली, मतलब समझ जो कम निकली वो इसको तोड़ने में खर्च हो गई। तो 13.7 में से ये माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1.43। तो ये 1.43, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी आ गई 1.43। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो 1.43 इसकी है, 0.5 इसकी है, तो इन दोनों को मिलाकर जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 1.93। यानी 1.93 एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाएगी इस रिएक्शन में। मेरी बात समझ रहे हो? यानी इसको देनी पड़ जाएगी 1.43, इसको देनी पड़ जाएगी 0.5, तो नेट कितनी देनी पड़ जाएगी? 1.93। और निकलनी कितनी चाहिए सर? 13.7। तो 1.93 तो दोनों को मिला के खर्च हो जाएगी। तो एक्चुअली डेल्टा एच कितना निकल के आएगा? डेल्टा एच निकल के आएगा, अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं तो माइनस में 13 माइनस बाहर लगाते 13.7, और साथ में कहां खर्चा करना पड़ेगा? 1.93 का खर्चा करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, दोनों में से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 7 इधर आ जाएगा और 6 यहां भी 7 आ जाएगा, एंड दिस इज 11.77 किलो कैलोरी। तो ये 11.77 किलो कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। समझिए बात। शाबाश।
तो अगर डेल्टा एच पूछ रहा है तो माइनस लगा देना, अगर ये पूछ रहा है कितनी निकली तो फिर 11.77 लगा देना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके एसिटिक एसिड निपट जाएगा, इसको यूज करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड निपट जाएगा, खेल ही खत्म हो गया। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी डिसोसिएशन पता चल गया, एसिटिक एसिड का भी आयनाइजेशन पता चल गया, तो आप जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो इतना इतना यानी 0.5 एसिटिक एसिड खा लेगा, अब 1.43 अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड खा लेगा, निकलनी 13.7 चाहिए, तो अब कितनी निकल के आएगी माइनस करके चेक कर लेंगे। नयन मिश्रा, बहुत आसान है बेटा, एक बार समझने की कोशिश करो। एसिटिक एसिड की NaOH से रिएक्शन हो रही है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी निकलनी चाहिए, जो निकलनी चाहिए, उसमें से जो कम निकलनी कितनी चाहिए? 13.7, निकल 13.2 रही है। तो जो 0.5 की कमी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? उस आदमी को तोड़ने के लिए जो वीक है। वीक कौन सा इन दोनों में? एसिटिक एसिड। यानी एसिटिक एसिड को तोड़ने के लिए 0.5 चाहिए। चलिए भूल जाते हैं, इधर आते हैं। यहां पर ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, निकलनी कितनी चाहिए? 13.7, निकल कितनी रही है? 20.27। तो जो आपका डिफरेंस है वो क्यों कम आ रहा है, क्यों कम निकल रही है? क्योंकि सर 1.93 एनर्जी, 1.43 एनर्जी ऐसी है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ रही है। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ने के लिए 1.43 चाहिए, एसिटिक एसिड के लिए 0.5 चाहिए। तो दोनों अगर जुड़ेंगे तो दोनों को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए? 1.93। निकलनी कितनी चाहिए थी? 13.7, निकल कितनी रही है? सर 1.93 माइनस कर दीजिए, तो आपका नेट जो है आंसर आ जाएगा। नंदनी, एग्जाम में आंसर अगर वो ये पूछता है फाइंड आउट द डेल्टा एच वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, देन आंसर विल बी -11.77। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर वो कहता है कि हाउ मच एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दैट केस द आंसर शुड बी 11.7, बिकॉज लिबरेटेड वर्ड मींस नेगेटिव साइन, लिबरेटेड मींस एक्सो, लिबरेटेड मींस एक्सो, दैट मींस माइनस आ गया। अब आप 11.77 आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछता है व्हाट इज डेल्टा एच, देन डेल्टा एच वैल्यू विल बी विद प्लस और माइनस साइन, दैट इज -11.77। अभिषेक, मुझे इसलिए पता है कि मुझे यह चीज बताई गई है कि H और OH के जुड़ने से जब H2O बनता है तो इस प्रोसेस का डेल्टा H एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 13.7। अबे मैंने थोड़ी ना नापी है यार, बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह कैलोरीमीटर से नापा जा सकता है, तो मैंने थोड़ी ना नापा न्यूट्रलाइजेशन से, वो निकल गया, जिसने निकाला उसने बता दिया। ये स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कौन सी एनर्जी देता है? 13.7। क्लियर? -0.5 होगा कि +0.5 होगा? ये क्या बदतमीजी है भाई? इसको तोड़ने के लिए 0.5 चाहिए, इसको तोड़ने के लिए 1.43 चाहिए। तुम यार गजब लल्लू आदमी हो बे। निकल रही है 13.2, निकल रही है, माइनस समझ में आया कि नहीं? माइनस मतलब निकल रही है, तो निकल रही है 13.2, निकलनी कितनी चाहिए? 13.7। तो जो 0.5 ना निकल पाई, अबे तुम गजब लल्लू हो क्या बे? जो ना निकल पाई वो क्यों नहीं निकल पाई? क्योंकि वो एनर्जी खर्च हो गई इसको तोड़ने में। तो इसको तोड़ने में कितनी खर्च हुई? 0.5। इसी तरह से इसको तोड़ने में कितनी खर्च हुई? 1.43। तो इन दोनों को तोड़ने में कितनी खर्च होनी चाहिए? 1.93। 13.7 में से 1.93 माइनस कर दो। अब ना समझ में आया तो ना समझो, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। सर ये देखिए क्या कहना चाह रहा है। अब भाई मेरे हिसाब से ये इसको मैं स्टंपर बना देता हूं, क्योंकि ये समझ में कम आता है। जिस तरह से जेई का मेंस का पेपर आपसे इस बात पर सवाल पूछ चुका है, एक ही साल में एक ही तरह के सवाल बना रहा है, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यह आपको इस इम्तिहान में बहुत जल्दी आगे आने वाले किसी भी शिफ्ट में इससे रिलेटेड आपको सवाल मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए। समझिए बात को। क्लियर है कैसे मिल जाएगा? हाँ, डीपीपी पीयूष मौर्य, आज मैं 2 डीपीपी तुम्हें मिल जाएंगी। एक नॉर्मल डीपीपी होगी, एक एक्स्ट्रा डीपीपी के नाम से मिल जाएगी। साथ ही साथ सॉलिड स्टेट की जो 2 डीपीपी तुम्हें 5th और 6th मैंने दी थी, उसका सोल्यूशन भी मैंने बना दिया है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है ना? हाँ, कल हो जाएगा। ठीक। हाँ, सौरभ मंडल 13 -13.7 इज द जनरल वैल्यू विच इज गिवन, विच इज नोन वैल्यू। अब कैलकुलेट नहीं की मैंने, नोन वैल्यू है ना, वो नोन वैल्यू। 1.43 कैसे आया? निशा भाई कैसी बातें कर रही हो ये भाई? आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन की एनर्जी जो है वो -12.27। अब बताइए क्यों 13.7 नहीं है? ये क्यों नहीं निकली 13.7? इतनी क्यों निकल रही है? क्योंकि सर कोई आदमी कमजोर है। कौन है कमजोर इन दोनों में से? नहीं, तुम तो हो, तुम्हारी बात नहीं कर रही। इन दोनों में कमजोर कौन सा है? इन दोनों में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड, वीक बेस है।
तो इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है इसमें और 13.7 में, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का तोड़ने वाली एनर्जी बस। तो डिफरेंस 1.43 आ रहा है। माइनस करके देखा निशा बेटा, एक बार माइनस करके देखो, एक बार माइनस करके देखो, समझो बात को। कैलकुलेटर यूज कर लो, अरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लो, ये नॉर्मल तरीका तो नॉर्मल नहीं है, ये मुश्किल है। ये माइनस करना कोई आसान काम थोड़ी ना, ये मुश्किल है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करिए, किसी से दोस्त से पूछिए, आप बाकायदा इसको नेट पे डालिए, आपको सॉल्व करके मिलेगा। ये अरे भाई मुश्किल कैलकुलेशन है, कोई आसान कैलकुलेशन तो है ना। माइनस करके आपने ऐसे कैसे बता दिया? तो एक बार थोड़ा कोशिश करो, अब हो सकता है 1-2 दिन लगे लेकिन निकल आए, माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये जो ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल बनाया गया, ये इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि इस सवाल में वो एक बात यूज की है जो मैं तुमको शुरू से बताना चाह रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन है, सब लोग इस बात को याद रखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कोडिंग वोडिंग करनी पड़ेगी। सही है कोडिंग, बट अरे भाई मैं मजाक करता हूं, देखो कोई आदमी दिल पे ना ले। तुम भी तो मजाक करते हो, इस पे करते हो कि नहीं करते हो? तो हम भी मजाक कर लेते हैं, इसमें क्या है? तो हमने मजाक कर लिया, ये आदत है, शुरू से छेड़ते हैं, ऐसे छेड़छाड़ की आदत है। तो इसलिए इसमें लोड नहीं लेना है, कोई किसी को भी लोड नहीं लेना है, ये मस्ती हो जाती है, बस ऐसे 2 मिनट मस्ती हो गई है ना। तो इसमें ऐसे कोई ऑनलाइन क्लास में कोई बुरा मानता ही नहीं, क्योंकि बुरा मान के कर क्या लोगे? 2-4 गाली लिख दो, हम देखेंगे नहीं, ऐसे खत्म हो गई। हमने बुरा मान के तुम्हें क्या कौन सा कुछ बोल देंगे? तो समझ लो, ये ऑनलाइन क्लासेस में ये, हाँ ऑफलाइन क्लासेस में मारपीट हो सकती है, कुंडी लगा के टीचर को मारा जा सकता है, बात समझ ना। तो ऑफलाइन में बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ता है, ऑनलाइन में मस्त रहिए, कोई लोड नहीं। तो इसलिए यहां पर कर क्या रहे हैं, ये सवाल इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर ना एक अच्छी बात ये दे रखी है कि एक जरा सा बात है जो पकड़ में नहीं आती, जरा सी बात है जो पकड़ में नहीं आती। तुम लोग आगे के लिए लेकिन ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के सवाल बनाया है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दे रखी। अब यहां पर जो आदमी नहीं पकड़ में आएगी बात, वो गड़बड़ कर देगा, और ये वही कर पाएगा जिसको वो डेफिनेशन मैंने बताई थी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 H और 1 OH को न्यूट्रलाइज करने की एनर्जी ये होती, उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता। अब आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये कहता है कि ऑक्सैलिक एसिड की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी है, अब आप ये बताइए किस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है? सर ये ऑक्सैलिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेल्टा एच है। तो तुम में से कितने लोग ऑक्सैलिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख सकते हैं? अब जरा देखना, सर ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच है, H2C2O4 NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है, और ये बना रहा है, ये समझना जरा बात को, ये बना रहा है Na2C2O4 प्लस H2, ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच। अब आप समझिए बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच बिल्कुल नहीं, ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली इस रिएक्शन का डेल्टा एच। आप समझिए बात को, सर ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच होना चाहिए। समझो क्या मतलब हो इस बात का? इसका मतलब ये हुआ सर H2C2O4 एक डाइप्रोटिक एसिड है, वो 2H प्लस देता, लेकिन आपने एक H प्लस को और एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करना है। तो सर एक H प्लस और एक OH माइनस, यानी अल्टीमेटली अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या रिएक्शन हो रही है? सर यहां पर जो भी रिएक्शन हो रही है, अब इसको तोड़ते हैं जरा। ये अगर आप मान लीजिए तोड़ दिया तो क्या बनेगा? ये बनेगा H प्लस प्लस C2O4 2 नेगेटिव, समझ रहे हो बात को, हाफ C2O4 2 नेगेटिव, प्लस NaOH अपने आप टूट जाएगा, क्या दे देगा? Na प्लस प्लस OH माइनस, हाफ Na2C2O4 अपने आप टूट जाएगा, ये क्या दे देगा? Na प्लस प्लस हाफ C2O4 2 नेगेटिव। और पानी तो पानी है, अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा, जो रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन वही आ रही है जो आनी चाहिए थी, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सर जो एनर्जी निकल के आनी चाहिए वो 13.7 होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसका एक हिस्सा इसको तोड़ने में खर्च हो रहा है, यानी जो हिस्सा खर्च हो रहा है वो कितना है, क्या ये नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है सर, देख लीजिए निकल के कितनी आ रही है ओवरऑल। सर निकल के आ रही है 53.35, आनी कितनी चाहिए? सर आनी चाहिए 57.3। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? सर वो डिफरेंस आ रहा है 3.95 का। क्यों आ रहा है? सर क्योंकि इस आदमी को तोड़ना है। इसका मतलब वो जो 3.95 है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाफ मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और आपको क्या निकालना है? इस आदमी के पूरे मोल को तोड़ना। तो अगर इस आदमी के पूरे मोल को तोड़ना चाहते हो तो आधे मोल को तोड़ने के लिए अगर 3.95 की रिक्वायरमेंट है तो पूरे मोल को तोड़ने के लिए 7.9 एनर्जी चाहिए होगी। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कंप्लीट H2C2O4 1 mole into HNC2O4 minus, in that case the answer should be 3.95 into 2।
आराम से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से समझने की कोशिश करना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, उस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बच्चे जल्दबाजी में गलती ये करते हैं, वो इस रिएक्शन को लिखते हैं H2C2O4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2C2O4 प्लस H2O। ये गलत है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन के डेल्टा H को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन थी एक H प्लस एक OH को खाएगा। अगर आपने यहां पर H2C2O4 प्लस प्लस 2NaOH लिख दिया तो फाइनल इक्वेशन 2H प्लस प्लस 2OH बनेगी, जो कि गलत होगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप सब लोग? इसको समझने की कोशिश करिएगा। अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप न्यूट्रलाइजेशन 57 कहां से आया, अभिषेक तुम यार तुम समझो हमने बहुत तुम्हें डांट दिया है, तो बहुत गाली गलौज कर लिया हमने तुम्हारे साथ बहुत, ऐसे तुम समझ लो, बस ऐसे बोल तो सकते नहीं, तो तुम समझ लो ऐसे। अबे 57.3 अभी तो 57.3 कहां से आया? कुमकुम भी कह रही हैं कि 57.3 कहां से आया। अरे वही 13 पॉइंट, अरे यार अच्छा यार बात तो सही है, गलती तो हमारी है, हमने बताया ही नहीं। 13.7 किलो कैलोरी जो है वो 57.3 किलो जूल के बराबर होती, क्योंकि एक किलो कैलोरी या एक कैलोरी बोल देते हैं, एक कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल होता है। ये कन्वर्जन, इस कन्वर्जन को यूज करके इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? नहीं, अब जो लोग ये डाउट पूछ रहे हैं ना, मैं उन लोगों को स्पैमर नहीं मान रहा हूं, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ उल्टे सीधे डाउट्स आते हैं, आप उनको अटेंड मत किया करिए, वो स्पैमर्स भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार, वो गरीब होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, उन गरीब लोगों को की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तो अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो हम लोग उनकी हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये है कि आपको स्पैमर ही हुआ तो आप क्या बताएं, कोई आदमी धोखा ही देने पर लग गया, तो हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमने क्योंकि बताया नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से बता दिया। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो इतने किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 57.3 के आसपास आ जाएगा। आप फिजिक्स में भी था बच्चे बता रहे हैं, तो ठीक ठीक है। ये तो अब हो क्या रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको जरूर अलग से नोट कर लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में गलती की जा सकती है, तो सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। मुझे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी थी, तो मुझे एक्चुअली किस मुद्दा ये नहीं यार, मुद्दा ये कि अगर तुम्हें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है तो तुम सिर्फ इतनी बात समझो कि तुम्हें किस रिएक्शन का डेल्टा एस दे रखा है, तो तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हें इस रिएक्शन का डेल्टा एस दे रखा था। अगर तुम्हें यह बात समझ में आ जाए तो तुम्हारा काम चल गया। बस मुझे जिस रिएक्शन का डेल्टा एस दे रखा है -53.35, ये इस रिएक्शन का है जो मैंने लिखी। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक H एक OH को खाएगा। अगर आपने यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई ना किया होता तो आप पूरा पूरा इक्वेशन बनाते, उस केस में 2H 2OH को खाते। आप जरा बैलेंस करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए या 2NaOH आ जाएगा, तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनेगी वो 2H प्लस प्लस 2OH की बनेगी। एंड 2H प्लस प्लस 2OH से आगे निकल के आने वाली एनर्जी, इट वोंट बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है तो आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, बस खत्म हो गया। इस रिएक्शन के डेल्टा एच में और जो आना चाहिए डेल्टा एच में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि एसिटिक एसिड, इस ऑक्जेलिक एसिड को तोड़ा जा रहा है। लेकिन कितने मोल को तोड़ने की एनर्जी 3.9 आ रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 3.95 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, ये जो 3.95 है, ये 3.95 क्यों आया? बात समझिए, क्यों निकल के आया 3.95 का डिफरेंस? क्योंकि सर इस आदमी को तोड़ना में खर्च हो गया। कितने मोल है ये? आधे मोल। तो आधे मोल को तोड़ने में 3.95 खर्च हो गया। चलिए भूल गया इस बात को। अब सवाल क्या था? पूरे को तोड़ने की एनर्जी बताइए। तो अगर पूरा 1 मोल तोड़ना चाहते हो तो आधे को तोड़ने के लिए अगर 3.95 चाहिए तो पूरे को तोड़ने के लिए 7.9 चाहिए। खेल खत्म हो गया, मस्त आंसर आ जाए। क्लियर है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 7.9, ये कह रहे हो? अच्छा, माइनस करके 4 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके 4 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके 4 आ रहा है। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट रिएक्शन, अब ये बड़ी फर्जी रिएक्शन फट से खत्म करते हैं। एक और हीट है, वो कौन सी हीट है सर? वो हीट है हीट फेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। फेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड का क्या मतलब है? फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आपका फेस चेंज हो जाएगा।
यानी आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपका फेज बदल जाएगा। आप सॉलिड से लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड से गैस बन जाएंगे, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएंगे। तो अगर मैं डाउट चेक कर लेते हैं, अगर मैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, सर यू आर गोट ऑफ पीसीएन ओसी, मोहम्मद आकिब हुसैन। ओसी तो तुमने पढ़ी नहीं यार, अभी ओसी तुमने पढ़ी नहीं, तुमने कैसे लिख दिया ये ओट गोट जो तुम कर रहे हो, तुमने ओसी पढ़ी नहीं। हमने एक माइंड मैप सीरीज करी है, एक बार जाके देखो यार, एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है ना, बात को देखो उसको। हालांकि समझ 1 घंटे के अंदर जो है ऐसे, लेकिन ठीक है, अब जो भी सीरीज है समझ लो, बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है उस टाइम पर बच्चा अपना एक जल्दी से रिवीजन के चक्कर में इन सीरीज इनमें से चीजों को देख भी लेता है ना। तो ठीक है, लेकिन ये कि अब ठीक है जो भी है। सर डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव इन दिस क्वेश्चन, यार ये सब मत पूछो, इस आंसर का क्या भाई साहब, वैसे कैसे है पता नहीं क्या लिखे हुए। इसका आंसर क्या है वैसे, जो क्वेश्चन है उसका, जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो वही था, एसिटिक एसिड एनओएच वाला, जो एक पहली वाली रिएक्शन से ही काम चल जाएगा। नीचे वाला 0.5, उसका आंसर 0.5 था, है ना, उसका आंसर तो 0.5 आएगा। ठीक। सुना है आप बीएमडब्ल्यू लेकर स्टाइल मारते हैं, राजवंश सर ने बोला था। सर मेरे को बोरे में भरकर मारो प्लीज। अच्छा, हाइजनबर्ग कह रहे हैं, हाइजनबर्ग कह रहे हैं। सर जी इन्हें बताइए कि 13.7 वहीं से आया है जहां से। अच्छा सर, ये डिसोसिएशन एनर्जी के सवाल के अप्रोच नहीं बन रही थी, आप समझ में आ गया। ठीक, मुस्कान कह रहे हैं सर रिएक्शन कैसे बनाऊंगी। मुस्कान रिएक्शन तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं थी, रिएक्शन तो सारे सारे सीधे ही बताए गए थे, है ना, तो मुश्किल नहीं रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन हमने अभी नहीं करी है जो मुश्किल। हाँ ठीक है। तो हाइजेनबर्ग वो कह रहा है अनसर्टेनिटी होगी, उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब ये देखिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो एक फेज चेंज हो रहा है, तो जिसके हमने एक एंथैल्पी को नाम दिया है फ्यूजन। तो आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, फ्यूज करना। यानी अब वैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम इसके आंसर डेफिनेशन तुम लिख नहीं सकते, तुम इसका आप जो है वो आंसर दे नहीं सकते थे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं अभी, अब बिना इस डेफिनेशन को देखे कि व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन, आप तो तुम में से बहुत सारे बच्चे आंसर गलत देंगे। तुम में से बहुत सारे आंसर क्या देंगे, 1 मोल को पिघालना इज हीट ऑफ फ्यूजन, तुम ये बोलोगे इसका आंसर। जबकि इसका सही आंसर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर उतनी एनर्जी देना जिससे वो पिघल जाए, दैट इज नोन एट हीट ऑफ फ्यूजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना क्या समझा रहे हैं हम। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे तो ठीक है, डेफिनेशन तो क्या ही हमसे कौन पूछता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये समझो बात को, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर आप एक आदमी को पिघाल रहे हैं, तो सब लोग इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि बर्फ को पिघालो, तो ये नहीं है कि बर्फ को आपने किसी भी, बर्फ तो किसी भी टेंपरेचर पे हो सकती है, मान लीजिए -20 डिग्री पर है, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को आपने एनर्जी दी और वो लिक्विड बन गई, तो दैट इज नॉट हीट ऑफ फ्यूजन। -20 डिग्री की बर्फ को पहले 0 डिग्री की बर्फ पे ले आइए, ठीक, अब 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। यानी अगर आप ये लिखते हैं कि H2O सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड, सो दिस इज व्हाट दिस इज एट 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O सॉलिड को जितनी भी एनर्जी आप देंगे ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। जो भी आप कहना चाहें, तो अब ये सब याद नहीं करना, सब एग्जाम में दिया जाता है। तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, 1 मोल बर्फ को मेल्टिंग पॉइंट पर, या किसी भी 1 मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर इतनी एनर्जी दे दी जाए ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। ये सब फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं, कितने समझदार तुम रहे, तुमने पहले नहीं बताया हमें। ठीक, फिर आता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल वही है, सेम कहानी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट इज द इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट व्हाट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझो बात को, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचना है हमें। बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री का पानी है, 100 डिग्री के पानी में आग लगा दीजिए, आग मतलब 100 डिग्री के पानी को आपने एनर्जी दी और वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। देखिए इसमें एक अजीब सी बात, मतलब 100 डिग्री का पानी आप उसको एनर्जी भी दे रहे हैं,
लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये क्या कमाल हो गया, एनर्जी भी दे रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर जो एनर्जी आपने दी वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को डिसरप्ट करने का काम कर रही है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को बर्बाद करने का काम कर रही है। लिक्विड फेज में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कंपेरेटिव टू एज कंपेयर टू गैसियस फेज ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आप उसी टेम्परेचर पर जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, वो एनर्जी सिर्फ उन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को ब्रेक करके गैसियस फेज में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। दैट इज व्हाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड फेज चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका जो भी, हाँ बॉन्ड ब्रेक बोल दो, बॉन्ड्स तो बोलना ठीक नहीं है, मतलब हाँ वो बॉन्ड्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो इंटरेक्शन बोल सकते हैं, वो इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वो कोवेलेंट इंटरेक्शन हो सकता है। तो किसी भी तरह के इंटरेक्शन को ब्रेक करना विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, दैट इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, दैट इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ रहा बात? आप बिल्कुल आसान सी बात, मतलब कई बार हो सकता है तुम्हें ये कंफ्यूजन होता हो या शुरू में रहा हो कभी जब तुमने कभी पढ़ा हो कि भाई अब ये क्या चक्कर होती है कि आपने अब एनर्जी भी दे दी लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप बिल्कुल साफ ध्यान रखिएगा, वो एनर्जी आपके टेम्परेचर को चेंज ना करके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को तोड़ रही है, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को तोड़ने से एक नया फेज पैदा हो रहा है। इसलिए कहा जाता है दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, नो डाउट दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। मानते हो कि नहीं बात को? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो नहीं। अरे कमाल कर दिया सर, हमें तो बचपन से सिखाया गया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होती है, जिसकी इंथैल्पी चेंज जीरो होती है। ये कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसकी इंथैल्पी चेंज जीरो नहीं है? सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो होता है, हमने पढ़ा नहीं। ये वो आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसका डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो नहीं है। हर उस आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो होगा जिसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस चेंज न हो रहे हो, जैसे आइडियल गैस। अरे हम पहले भी आइडियल, तुमने आग लगा दी हम फिर भी आइडियल ही है। आइडियल गैस में बातचीत होती नहीं, तुमने आग लगा दी तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। तो अगर तुमने आग लगाई और मेरा टेम्परेचर चेंज ना हुआ तो दैट विल बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे में मेरी एनर्जी चेंज नहीं होगी, इंथैल्पी चेंज भी जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि एनर्जी तो तुमने दी लेकिन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस चेंज होने लगे, तो ऐसे में इस प्रोसेस में भले ही टेम्परेचर चेंज ना हो, भले ही यह प्रोसेस आइसोथर्मल क्यों ना हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बदल रहे हैं। इंथैल्पी चेंज हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बदल रहे हैं। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर कभी यह स्टेटमेंट दिखा मिले कि इन केस ऑफ एनी आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो, false statement. In any isothermal process the enthalpy change is zero, false statement. हां यह जरूर है अगर वो कहता है कि in any isothermal process जिसके अंदर molecular interactions remains unchanged, in that case the internal energy change will be zero and enthalpy change will be zero. बताओ समझे बात को? बिल्कुल अभिषेक, फिजिक्स में वो पर ग्राम बोला गया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जानी जाती है। आप यहां पर भी पर ग्राम निकालेंगे तो ये उतनी निकल के आएगी जितना आपने फिजिक्स में पढ़ी। भूत गैस क्या होती है? भूत गैस नहीं, आप खतरनाक बात नहीं थी यार, ये बात बड़ी अच्छी थी और बड़ी सीधी सी बात थी। मतलब मैं वो कंफ्यूजन बता रहा हूं जो मुझे भी रहता होगा कभी, है ना? तो बच्चों ने कभी पूछ लिया हो सर ये देखिए गलत दे रखा है, आपने बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, तो ये तो देखिए यहां कह रहे हैं जीरो नहीं होता। तो लेकिन मैं पूरी बात बोलूं, हमें सही स्टेटमेंट ये देना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इंथैल्पी चेंज जीरो सिर्फ तब होगा जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्रोसेस में चेंज ना हो रहे हो, जैसे पहले थे वैसे ही रहे। तो आइडियल गैस में यही होता है, आइडियल गैस में हम पहले भी कुछ नहीं बात करते थे, बाद में भी बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर टेम्परेचर ना बदला तो मेरी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, इंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा। लेकिन अब ये पत्थर को पिघाल रहे हो, ये देखिए यहां से यहां गए, टेम्परेचर तो वही रखा आपने। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो टेम्परेचर है सर वही आपका 373 केल्विन, अगर नॉर्मल बात करें, और साथ ही साथ आप इसको 100 डिग्री बोल सकते हैं। टेम्परेचर तो यही कांस्टेंट है सर, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी दी, कहां गई एनर्जी? क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बदल रहे हैं। सो ड्यू टू द चेंज इन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इस प्रोसेस का डेल्टा एच भी जीरो नहीं है, डेल्टा एच भी जीरो नहीं है, और इस प्रोसेस का डेल्टा यू भी जीरो नहीं। बिल्कुल क्लियर है, आइसोथर्मल तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आइसोथर्मल तो है, लेकिन ये जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस चेंज,
मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन चेंज होगा तो ऐसे में मामला गड़बड़ा जाएगा। भूतनियत क्या है बे? विनीत सर रिसर्च में होंगे शायद। सर पानी पी लीजिए। अबे कैसे इसे पता करोगे? शुभम गिल 122। इमेजिनरी गैस, आइडियल गैस। अच्छा, उसे भूत कहते हैं। इमेजिनरी गैस इज आइडियल गैस, जिसको भूत कहा जाता है। ओके, ठीक। 540 किलो, हाँ जैसे भी अब इसको तो अब इसको पर ग्राम जैसे बोलना चाहे अपने हिसाब से देख सकते हैं। आइसोथर्मल क्या है? अंकित दीक्षित, आइसोथर्मल हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। कुछ लड़के ये भी पूछ रहे थे कि आपने आइसो थर्मोडायनेमिक्स की जगह थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। हम थर्मोकेमिस्ट्री के बाद थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स 1 एंड थर्मोडायनेमिक्स 2 इसके बाद करेंगे। इनका आपस में कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं था, तो इसलिए हमने ज्यादा लोड नहीं लिया, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो करना जरूरी था। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और हीट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दैट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और ये भी तुम लोगों ने देखा था। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की अगर आप बात करते हैं उसमें भी बड़ा क्लियर है कि आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी जो इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान रखते हैं। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है, इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट करना बिलो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो फिर तो मेल्ट कर जाएगी, फिर तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ये पत्थर, इस पत्थर को अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करूं तो ये जो टेम्परेचर है वो इस पेन के मेल्टिंग पॉइंट से कम, तो ये आदमी पिघल नहीं रहा। इसी टेम्परेचर पर मैं इसको इतनी एनर्जी दे दूं छू, तो ये एक बार में गैस में कन्वर्ट हो जाए। दैट एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो वो डिपेंड करती है कि हर आदमी के अपने हिसाब से अलग अलग करके डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है वो ये, क्योंकि ये आगे हमारे आने वाले सवालों में इस्तेमाल होने वाली है, दैट इज एटमाइजेशन। अब इसको भी सब लोग अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें। एटमाइजेशन का मतलब क्या? हाँ ठीक, एटमाइजेशन का मतलब क्या? ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के मीथेन बनाओ, ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के मीथेन बनाओ, तो तुम बताओ तुम्हें कैसे लगता है मीथेन कैसे बनेगा? क्या तुम ये सब जानते हो मीथेन बनाने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के 4 डंडे बनाने पड़ते हैं? बिल्कुल, कार्बन हाइड्रोजन के 4 डंडे बनाने पड़ते हैं, और डंडे उन लोगों के बीच में बनते हैं जो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स होते हैं। यानी गैसियस एटम्स होंगे तो वो आपस में बॉन्ड बनाकर सीएच का डंडा बनाएंगे। लेकिन सर कार्बन का गैसियस एटम लाएंगे कहां से आप? कार्बन तो पत्थर होता। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें कभी भी आप कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना हो या किन्हीं भी 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना हो, तो मुझे उन लोगों को गैसियस एटम के फॉर्म में लाना पड़ता है और तब जाके बॉन्डिंग करनी पड़ती। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं एक ऐसा सिंपल सा हिंट देता हूं, एक सिंपल सी आइडिया बताता हूं। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई ये बताइए ये बेंजीन आप कैसे बनाएं। मान लीजिए बेंजीन बनाते हैं, ये बेंजीन आपको बनानी है ऐसे, जरा समझना। ये बेंजीन, ये आपके हाइड्रोजन होंगे चारों तरफ, ये आपका मान लीजिए बेंजीन। अब अगर मान लीजिए वो आपसे कहे कि भाई ये बताइए ये बेंजीन आप कैसे बनाएंगे, तो साफ समझ में आ रहा है कि बेंजीन बनाने के लिए आपको कार्बन कार्बन के 3 डंडे चाहिए। हम बिल्कुल नॉर्मल, हम इसमें रेजोनेंस इंक्लूड ही नहीं कर रहे। कार्बन कार्बन के 3 डंडे बनाने, मतलब डबल बॉन्ड्स बनाने, और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स बनाने, और साथ ही साथ कार्बन हाइड्रोजन के 6 डंडे बनाने। अब ये बॉन्ड्स बनेंगे कैसे? बहुत सीधा है सर। देखिए आपको करना क्या होगा कि 6 तो कार्बन लाने पड़ेंगे, 6 तो आपको कार्बन लाने पड़ेंगे, लेकिन कार्बन के फेस क्या होगा? सॉलिड। अब जरा समझना, इसी तरह से आपको हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का फेस क्या होगा? गैस। मुझे कोई सोच के जवाब देगा, बहुत ज्यादा सोच के, ये जो ओपीटीपी वाले लोग हैं सब बहुत ज्यादा सोच के बात करेंगे। क्या इस रिएक्शन की एनर्जी कंटेंट या इंथैल्पी चेंज को फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ बेंजीन बोल सकते हैं? सोच के बताओ, क्या दिस इज फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ बेंजीन? क्या इस रिएक्शन के डेल्टा एच को फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ बेंजीन बोला जा सकता है? हां या ना, बताओ। सिंगल डबल सिंगल, ये क्या होता है? सिंगल डबल सिंगल। एक आदमी कह रहा है नो। अब तुम गजब लल्लू आदमी, क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा छोड़ो इसको, सारी बात छोड़ो, तुम बताओ व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन?
हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है किसी भी आदमी के एक मोल को बनाया जा रहा है किससे, उसके कंस्टिट्यूएंट्स के नेचुरल स्टेट एलिमेंटल स्टेट से. व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस बेंजीन? सर कार्बन एंड हाइड्रोजन. व्हाट इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ नेचुरल स्टेट ऑफ कार्बन? पत्थर. लिया तो है. व्हाट इज द एलिमेंटल स्टेट नेचुरल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? गैस. लिया तो है. तो क्या दिक्कत है सर? एक मोल बना रहे हैं. हां, किससे बना रहे हैं? कार्बन से. सर ठीक है, दिस डेल्टा एच इज हीट ऑफ फॉर्मेशन. जो आदमी मना कर रहे हैं वो लल्लू है. बस सब भूल गए एकदम. बिल्कुल बोला जा सकता है सर दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. क्या तक ठीक है? अच्छा, अब मैं अपने हिसाब से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूं. अब मुझे बताइए, ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते तो इस प्रोसेस में आपको हीट बेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ये बताइए कैसे. अब आप ये बताइए, ये कार्बन और हाइड्रोजन के डंडे बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के डंडे बन रहे हैं. ये क्या चक्कर है सर? आपने 6 मोल कार्बन ले लिए, ये 6 मोल का पत्थर. व्हाट इज कार्बन सॉलिड? सर पत्थर. ये है कार्बन सॉलिड. सर ये कैसे कार्बन कार्बन के डंडे बनाएगा सर? ऐसे कैसे बनाएगा? आपको इन 6 मोल कार्बन को एटमाइज करना पड़ेगा सर. आपको 6 मोल गैसियस कार्बन एटम बनाने पड़ेंगे. आप समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश करो. हम क्या कह रहे हैं, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं अभी ये दूसरा मेथड है हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने का, जो मैंने छोड़ रखा था. हम बात करेंगे इस बारे में भी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहा हूं, क्या इस रिएक्शन को देखकर यह कहा जा सकता है कि द एनर्जी कंटेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज डेल्टा एच ऑफ बेंजीन? बिल्कुल कहा जा सकता है. दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, नो डाउट. अच्छा, अब इसको भूल जाते हैं. ठीक, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ये बिल्कुल बोला जा सकता है. अरे तुम खुद देख लो ना यार, कैसे इस रिएक्शन के डेल्टा एच को कैसे लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन माइनस दिस एंड दे आर जीरो. तो द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन. बात समझ रहे हो? अगर वो मुझसे कहता कि आप इस बेंजीन के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी का लेन देन हो रहा है, आप कैसे निकालेंगे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले इस कार्बन के पत्थर को गैस में कन्वर्ट करूंगा. यानी 6 मोल कार्बन सॉलिड को 6 मोल गैसियस कार्बन में कन्वर्ट करूंगा. दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन. फिर मैं हाइड्रोजन को तोड़ूंगा. ये H2, तुम्हें लगता है H2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा? क्यों सर, ये तो H2 है. H2 तो ऐसे ही घूमता रहता है, वो कैसे बना लेगा हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड? आपको इस H2 को तोड़ना पड़ेगा और H गैस बनाना पड़ेगा. इस H2 को तोड़ तोड़ के H गैस, H गैस, H गैस, H गैस, H गैस. इसी तरह से कार्बन को तोड़ तोड़ के कार्बन गैस, कार्बन गैस, कार्बन गैस, कार्बन गैस. यानी आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी सर, ये एक एनर्जी देनी पड़ेगी ये. इस एनर्जी से कार्बन के गैसियस एटम्स टूटकर करोड़ों अरबों टर्बो कार्बन के गैसियस एटम अलग हो जाएंगे सर. ये सब कार्बन के गैसियस एटम्स, ऑल आर कार्बन गैस. अब ये मोल्स एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. एक एक कार्बन का गैसियस एटम तैयार हो जाएगा ऐसे करके. इसी तरह से आप हाइड्रोजन को तोड़ेंगे. जब आप हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का एक एक आदमी तोड़कर अलग करने के बाद H गैस, H गैस, H गैस, H गैस, खूब सारे हाइड्रोजन के गैसियस एटम्स तैयार हो जाएंगे. खूब सारे हाइड्रोजन के गैसियस एटम्स तैयार हो जाएंगे. और फिर आप बताइए क्या करना है सर? आप बताइए किसके बॉन्ड बनाने हैं? मुझे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है. सर हम तैयार बैठे हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. मुझे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल बना सकते हैं. मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. यानी अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल है बिकॉज यू हैव गैसियस एटम्स. यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर आपको दिखानी थी तो आपको गैसियस एटम्स तैयार करने थे. उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी जो गैसियस कार्बन को भी तोड़ेगी और हाइड्रोजन को भी तोड़ेगी. ये वो मेथड होगा, सेकंड मेथड, जो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालने का तरीका होगा. सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? यानी इथेनॉल बनाने सिखाए ना सर, आज शनिवार है और मुझे आज नींद नहीं आती. अच्छा, दिवांशु को इथेनॉल चाहिए. ये देखिए आप, क्योंकि आज शनिवार है और आज शनिवार को उनको नींद नहीं आती तो इनको इथेनॉल लेना पड़ता है. तो बाहर निकलो, थोड़ा सा देखो, कहीं है, बहुत सारी दुकानें हैं, घर में मांगो, मिलेगा. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया जाए. गजब आदमी हो, इथेनॉल की चाहत रखते हैं. ये देखिए, इथेनॉल की चाहत रखते हैं. हाँ खैर, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये हम अभी वो मेथड नहीं पढ़ रहे. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एटमाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, एटमाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या. तो एटमाइजेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि आपका जो कार्बन है, मान लीजिए, तो कार्बन का जो सॉलिड वो रिएक्ट नहीं करेगा. कार्बन का पत्थर तो पड़ा रहता है. आपको क्या लगता है कार्बन के पत्थर के ऊपर आप हाइड्रोजन गैस ऐसे छू 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 करके मारते रहेंगे तो बेंजीन बन जाएगी? कार्बन का पत्थर क्या बैठे हैं, हवा निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, कुछ नहीं लेना देना उसको. ये बॉन्डिंग तब होगी कार्बन के हाइड्रोजन के साथ या कार्बन की कार्बन के साथ जब आप कार्बन के गैसेस एटम तैयार करेंगे और उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड. इसलिए एक एनर्जी तो आप यहां देंगे,
कुछ एनर्जी आप ये देंगे, और जब ये बनने लगेंगे तो यहां से एनर्जी निकलने भी लगेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? ये देखिए, जब ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, हर बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी निकलती है सर, इन सब जगहों से एनर्जी निकलेगी। यानी कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और कुछ एनर्जी निकलने लगेगी सर। नेट एनर्जी जो भी लेन देन हुआ, नेट, दैट विल बी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन की फॉर्मेशन निकालने के लिए एक तरीका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज को यूज करके भी निकाला जाता है, और एक तरीका फॉर्मेशन एंथैल्पीज को निकाला जा सकता है। यानी किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालने के लिए अगर आपके पास फॉर्मेशन एंथैल्पीज हैं, उनको यूज कर लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं तो उनको यूज करके भी आप आसानी से फॉर्मेशन एंड रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। हम इस बारे में बात करें। समझ में आई बात? सबको ये बात समझ में आई? बिहार में बंद है इसलिए पूछ रहे हैं। अरे हमारी तरफ आओ, डुबो देंगे। क्लियर है ये? हाँ, और वैसे भी इथेनॉल तो ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ऑर्गेनिक जो सर करा रहे हैं उनसे बात करो एक बार, देखो हो सकता है कोई तरीका बताया जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चों के समझ में आ गया। हाँ, तो अब मैं इसी बारे में बोल रहा था कि ये जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस है। आप समझ रहे? कोई कहे कि ये क्या कर दिया, इससे क्या मिल गया आपको? कुछ नहीं मिला, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। जब मैं किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालने का वो तरीका फॉलो करूंगा जिसमें फॉर्मेशन एंथैल्पीज गिवन नहीं है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज गिवन है, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है इस कार्बन से किसी को भी बॉन्ड बनाना है तो इसको एटमाइज करना पड़ेगा आपको। समझना बात को? अगर हाइड्रोजन को किसी के साथ भी जोड़ना है तो उसको एटमाइज करना पड़ेगा आपको। यानी डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी आदमी को द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन गैसियस स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज नोन एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। यानी जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उससे 1 मोल अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस एनर्जी को हीट ऑफ एटमाइजेशन कहा जाएगा। अब जैसे यहां पर है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन तो मेरा 1 मोल ही लिया गया है, और कार्बन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है, तो 1 मोल कार्बन से 1 मोल गैस का कार्बन बन रहा है। 1 मोल बन रहा है, इसलिए जितनी भी एनर्जी आपने दी, और तुम सब जानते हो एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। सो दिस विल बी हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये हीट ऑफ एटमाइजेशन के नाम से जानी जाएगी। 171.7 किलो कैलोरी पर मोल। आप इसको कार्बन की सब्लिमेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, आप इसको कार्बन की एटमाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एच गैस बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने बनाने? 1 मोल बनाने, तोड़ने नहीं है। तोड़ना आपको जितना तोड़िए, हमें बनाना 1 मोल है। सर H2 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 H बनेंगे। आपने हीट ऑफ एटमाइजेशन किसको बोला था? 1 मोल गैस को बनाना। ये तो 2 मोल गैस बन गए। तो ऐसे में क्या करेंगे सर? अगर ये 2 मोल बन गए और तब आपको 104 एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अगर आप 1 मोल एच बनाना चाहते थे तो ऐसे में आपको आधी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन इज नॉट 104, इट शुड बी 52। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, ये इंपॉर्टेंट। हां, अनीश पांडे, वो सब्लिमेशन भी होगा। राहुल कह रहा है सर प्लीज कहां आना है ये तो बताइए। बोला अल्कोहल के लिए तुम बिहार से साला जो है स्टेट बदल दोगे, स्टेट बदल के भी आ जाओगे। अल्कोहल के लिए आदमी इतना दीवाना है? कहीं आ जाएंगे सर, आप बुलाइए तो। सही है यार, इतनी तड़प जो है कभी पढ़ाई के लिए भी हो जाए ऐसे। हैं? इतने दिनों से तुम्हें बुला रहे हैं कि एक बार जो हमारा फंक्शन होगा, सिलेक्शन का जो फंक्शन होगा उसमें आ जाना। अरे सर वो छोड़िए, उसमें क्या है। अच्छा हाँ, ये है कि अगर हम बोलें कि उसमें मिलेगा ऐसे, तब आ जाएंगे, तब आएंगे सर, फिर तो मिलेंगे। अच्छा एक आदमी ने लिखा है ऐसा कि नहीं सर अल्कोहल के लिए नहीं, आपसे मिल जाएंगे। वो तो बाई चांस वो भी मिल जाएगा तो मना नहीं करेंगे। एक आदमी ये कह रहा है मिलना तो सर आपसे, लेकिन वो भी मिल जाएगा तो कोई बुराई नहीं है सर, मना नहीं करेंगे हम। आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, हम ले लेंगे सर, वो भी ले लेंगे। ठीक, तो अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एटमाइजेशन का प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझिएगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है आप किसी भी आदमी की एलिमेंटल स्टेट से
उसका 1 मोल गैसेस एटम बनाना। ये सब लोग ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे चल के देखना, तुम्हें हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन आएगा। फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को तोड़ रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इधर एक बनाना है। ये यहां एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, यहां एक होना चाहिए। तो अगर यहां दो है तो ऐसे में अगर एनर्जी 104 लगी तो एक बनाने के लिए आधी एनर्जी लगेगी। सो द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 52। क्लियर है? सौरभ कह रहा आपको मना तो ना कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सबके समझ में आ गया। चलिए ठीक, और बात करते हैं। यानी ये बहुत आसान सी कहानी थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर से ये पुरानी बात, ये नया नहीं। ये हेस लॉ है। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये हेस लॉ पढ़ भी लिया हो। जब आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो वहां पर ये हेस लॉ हमें बता भी दिया जाता है। ठीक, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि हेस लॉ होता क्या है। देखो डेफिनेशन वगैरह तो जो है सो है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है, ये आया कहां से, ये हेस लॉ बनाने वाले ने कैसे बनाया या क्यों बनाया। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी कंटेंट है या किसी रिएक्शन में कितनी हीट का आवागमन हो रहा है, यह निकालना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस रिएक्शन को हम बना ही नहीं पाते। वो रिएक्शन प्रैक्टिकली, भाई नापने का तरीका क्या है कि किसी रिएक्शन में कितनी हीट आ जा रही है, मैं ऐसे समझाने की बोल रहा हूं कि आपने वहां मीटर लगा दिया ऐसे, और मीटर ने नाप लिया इतनी हीट आ रही, खत्म हो गया बात। समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए लेकिन कोई रिएक्शन ये कह रही भाई हमारा तो होना ही बड़ा मुश्किल है, यानी किसी रिएक्शन का हो पाना ही अगर मुश्किल हुआ तो आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन का हीट कंटेंट नहीं निकाल पाए। तो ऐसे में हेस लॉ ये कहता है कि अगर किसी रिएक्शन का किसी एक डायरेक्शन में जाना मुश्किल लगता हो तो आप उस रिएक्शन को उन्हीं रिएक्टेंट्स की मदद से वही प्रोडक्ट इस तरह से ना बनाकर किसी और तरह से बना लीजिएगा। उस किसी और तरह से बनाने पर भी जितनी एनर्जी निकल के आएगी या जितनी एनर्जी का आवागमन होगा वो ओवरऑल वही होगा जो सीधी डायरेक्शन से होता। मतलब मैं तुम्हें बताने का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि मान लीजिए, मैं ऐसे मानने की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़कर, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, CO2 का बन पाना बड़ा मुश्किल। हालांकि तुम्हें पता ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया इसी से परेशान है। ठीक, लेकिन मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए कार्बन और O2 को जोड़ा के CO2 बनाना बड़ा मुश्किल। ठीक है, ये मुश्किल। तो अब ऐसे में सर इस रिएक्शन का डेल्टा एच आप कैसे निकाल, अब जब रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे। तो उसने कहा भाई हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। इस रिएक्शन का आप डेल्टा एच निकालना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये रिएक्शन मान लीजिए ना हो नहीं पा रही। तो आप क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को यूज करके कुछ और करेंगे। इन्हीं दोनों को यूज करके पहले हम कैसे लिखे, CO बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लीजिए कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड का बन पाना आसान, ठीक, और फिर CO से हम CO2 बनाएंगे O2 का इस्तेमाल करके फिर से। यानी कहने का मतलब यह हुआ, या थोड़ा सही से लिखते हैं, थोड़ा गंदा सा लिख दिया हमने, इसको ऐसे लिखते हैं कि आप C और O2 से मिलाकर, यानी आप C और O2 मिलाकर CO2 बनाना चाहते हैं जो कि नहीं बन रहा, तो एक काम करते हैं, C और O2 मिलाकर हम सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर से O2 की रिएक्शन करा के हम CO2 बना लेंगे। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी का लेन देन होगा वो मान लीजिए डेल्टा H1 होगा, और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी का लेन देन होगा वो मान लीजिए डेल्टा H2 होगा। तो अगर मैं नेट एनर्जी की बात करूं, यानी हो क्या रहा है, C और O2 के मिलने से CO2 डायरेक्ट नहीं बन रहा है, C और O2 के मिलने से पहले CO बन रहा है, फिर C और O2 से मिलकर दोबारा क्या बना रही है, CO2। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन तो यही हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये रिएक्शन डायरेक्ट ना हो पा रही हो तो इसको इंडिविजुअल स्टेप्स में लेके आगे बढ़िए, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो ओवरऑल डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर ही होगा। यानी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो C प्लस हाफ O2 गिव CO2 है। इस रिएक्शन का एनर्जी कंटेंट डेल्टा H1 है, और दूसरा CO बना रहा था, CO, और जो दूसरा है वो है CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। इस रिएक्शन का एनर्जी कंटेंट डेल्टा H2। तो इन दोनों के मिलने से जो भी नेट रिएक्शन तैयार हो रही है, नेट रिएक्शन क्या बनेगी, जब आप जोड़ेंगे तो CO कैंसिल हो जाएगा, C प्लस O2 गिव्स CO2। यानी ये रिएक्शन हो नहीं रही है लेकिन वो इन दोनों के जुड़ने से बन रही है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H निकल के आएगा वो डेल्टा H वो इंडिविजुअल डेल्टा H के सम के बराबर होगा। सो द डेल्टा H वैल्यू विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, एंड दिस इज हेस लॉ।
यानी हेस लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को निकालना चाहते हैं तो या तो वो रिएक्शन डायरेक्ट डेल्टा एच दे देगी, या फिर उन्हीं रिएक्टेंट्स को यूज करके आप कई स्टेप्स में आगे बढ़िए और वही प्रोडक्ट दोबारा बनाइए। तो ऐसे में सारे स्टेप्स के जो डेल्टा एच को जोड़ने से अगर वही नेट रिएक्शन तैयार हो रही है तो उस नेट रिएक्शन का डेल्टा एच इंडिविजुअल डेल्टा एच के सम के बराबर माना जाए। क्लियर है ये? बिल्कुल आसान एकदम। तो यानी यही चीज मैंने यहां पर लिखी भी है कि अगर आप देखें कि द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज सेम वेदर द प्रोसेस इज कैरीड आउट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। यानी कोई प्रोसेस अगर एक स्टेप में किया जा रहा हो वो लिया जाए, या फिर वो कई स्टेप्स में लेके आगे बढ़ा जाए वो लिया जाए, नेट एंथैल्पी चेंज इज सेम। अब इसका यूज क्या है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे अच्छा यूज है बॉर्न हेबर साइकिल में। ये शायद तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेशंस में वहां पर किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बॉर्न हेबर साइकिल, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि तुम्हें पता है लैटिस किसे कहते हैं। लैटिस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कैटायंस एनायंस, इनफाइनाइट एनायंस आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये वाला कैटायन सिर्फ बगल वाले एनायन को इंटरेक्ट करेगा, ये वाला कैटायन दुनिया भर के एनायंस को इंटरेक्ट करेगा, इस कैटायन के साथ दुनिया भर के कैटायन रिपेल हो रहे होंगे। यानी और डिस्टेंसेस के चेंज होने से ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस वेरी भी करेंगे। अब ये इनफाइनाइट फोर्सेस हैं, आप इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अरे भाई समझिए बात को, अगर कुछ ऐसा सीन होता जिसमें एक कैटायन है और एक एनायन है और उनके बीच की दूरी हमें सवाल में दे रखी है डी, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इसका चार्ज Q1 है, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव में Q1 Q2 जो भी चार्ज दिया है। अब आप इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं, इट इज K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। बड़ा आसान। लेकिन अब सोचो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये सिर्फ दो लोग नहीं है, दो लोग सिर्फ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। यहां पर एक एनायन है, यहां पर भी एक एनायन है, यहां पर एक कैटायन है, यहां पर एक एनायन है, यहां पर एक कैटायन है, यहां पर एक एनायन है, यहां पर एक कैटायन, दुनिया भर के। तो ऐसे में सर ये अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ इनके बीच में रिपल्शन होगा, इसका रिपल्शन होगा, इसका अट्रैक्शन होगा, इसका अट्रैक्शन होगा, इसका रिपल्शन होगा, इसका रिपल्शन होगा। सर इनफाइनाइट रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, इनफाइनाइट अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। आप किसी भी सूरत में लैटिस एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक मोल लैटिस को, एक मोल पत्थर को, मान लीजिए NaCl का पत्थर ले लूं तो एक मोल पत्थर को उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में तोड़ सके। यानी वो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल लैटिस इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ये तुमने वहां पर पढ़ रखा है, आप समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं फिर से सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं ये वाली बात, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ आयनिक लैटिस इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। यानी एक मोल बिल्डिंग को आप उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस को उसमें फॉर्म में तोड़ दें, उन दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर कर दें ताकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन ना रहे, उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब तुम बताओ जरा, एक मोल NaCl समझते हो? एक मोल NaCl, एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस को अलग करना है। सर इनके तो इतने सारे इंटरेक्शंस होंगे, मैं कैसे निकालूंगा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ये काम करने के लिए हेस लॉ आता है। यानी हेस लॉ का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन, जो कि बॉर्न हेबर साइकिल में कैलकुलेट किया जाता है। समझो बात, कुछ समझे बात को? क्या ये बात यहां तक समझ में आई? हाँ, कुछ लोग इस चीज से परेशान है कि चैट बहुत धीरे चल रही है। चैट धीरे चलने के सबसे बड़ी वजह होती है कि बच्चे कम होते हैं। एक वजह ये भी होती है और एक वजह ये भी होती है कुछ लोग अपना लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी ठीक। कुछ लोग सो भी जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर एकदम से टीचर चिल्ला, फिर उड़ गए। अच्छा, समझो, तो ऐसा ये भी एक पॉसिबल हो सकता है। तो चैट धीरे चल रही बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। मेन बात इतना है कि ये जो हेस लॉ है, इस हेस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो हम उस एप्लीकेशन को देखना चाह रहे थे। हेस लॉ का एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन, बट ये कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी का मतलब है उस एक मोल लैटिस को तोड़कर उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट कर देना।
ये कैसे करेंगे सर? एक आदमी होता तो तोड़ देते, इनको तोड़ देते, कितनी एनर्जी चाहिए निकाल लेंगे, इसको तोड़ देते, कितनी एनर्जी चाहिए के Q1 Q2 बाय आर से निकाल लेंगे। लेकिन सर ये तो इतने सारे इंटरेक्शन से निकालें कैसे, बैंड बच जाएगी। तो ऐसे में तरीका क्या होगा? तो ऐसे में जो तरीका होना चाहिए वो है बॉर्न हेबर साइकिल। तो एक बार जल्दी से चैट में बताओ, क्या तुम लोगों ने बॉर्न हेबर साइकिल से लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन सीख रखी है? जल्दी से बता दो। नहीं, आप करा दिया गया है उस अपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, या नहीं कराया गया है? ज्यादातर लोग नो ही लिख रहे हैं। तो ठीक है, हम एक बार बॉर्न हेबर साइकिल से लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, और वो बहुत आसान है। और ये है हमारा अब बॉर्न हेबर साइकिल। अब ये बॉर्न हेबर साइकिल से लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो तो समझ गए भैया, समझ गए, हम समझ गए। ठीक, हम बताते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे आप NaCl की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करके दे दीजिए। ठीक, NaCl की लैटिस एनर्जी। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब यह हुआ आप किस एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करता हूं, इसको अलग से लिखूंगा। अगर आप लैटिस एनर्जी निकलवाना चाहते हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि NaCl सॉलिड को कितनी एनर्जी दे दें कि वो Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस में टूट जाए। ठीक, ये वो एनर्जी होगी जो आपको देनी पड़ेगी। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस के जुड़ने से एक मोल पत्थर या लैटिस बन जाए। तो ऐसे में जितनी एनर्जी निकलेगी वो भी लैटिस एनर्जी होगी, सिर्फ साइन का फर्क हो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि NaCl की लैटिस एनर्जी 788 किलो जूल होती है पर मोल। तो इसका क्या मतलब है, 788 किलो जूल एनर्जी अगर आप एक मोल पत्थर को देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएंगे। एक तरीका ये। दूसरा, एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस के जुड़ने से जब एक मोल पत्थर बनेगा तो 788 एनर्जी निकल जाएगी, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये आपका लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के ऊपर सवाल आया कि ये बताइए इन दोनों के जुड़ने से अगर ये बनाना है तो कितनी एनर्जी निकलेगी, दैट इज लैटिस एनर्जी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ के कितनी एनर्जी निकलेगी नाप लो, एक Na और एक Cl। वो कहेगा पागल हो, एक मोल Na प्लस है, एक मोल Na प्लस एक मोल Cl माइनस के जुड़ने से एक मोल NaCl बन रहा, कैसे निकालोगे इंटरेक्शन, इतने सारे लोग हैं कहां से निकाल पाओगे इंटरेक्शन। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, NaCl का लैटिस बनाते हैं, लेकिन इन दोनों की मदद से नहीं बना पाएंगे, कुछ और करते हैं। तो मैंने कहा चलिए कुछ और करते हैं, NaCl का लैटिस बनाते हैं। ये देखिए NaCl का लैटिस बनने जा रहा है, एक मोल पत्थर तैयार होने जा रहा है, लेकिन किससे, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस से। अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ, क्या ये NaCl का जो एक मोल पत्थर बनाया गया है, क्या ये एनर्जी रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, क्या उसका नाम लैटिस एनर्जी रखा जा सकता है? क्या इसका नाम लैटिस एनर्जी रखा जा सकता है? अरे नहीं रखा जा सकता यार। लैटिस एनर्जी का मतलब है एक मोल गैसियस आयन से मिलकर बनाना, यह है लैटिस एनर्जी। ये लिबरेटेड एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। समझो बात को। क्या NaCl का एक मोल बन रहा है? बन रहा है, लेकिन क्या उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से बन रहा है? नहीं, नहीं बन रहा है। तो क्या इस एनर्जी के डेल्टा एच को, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को लैटिस एनर्जी बोला जा सकता है? नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे सर, एक मोल आदमी का बनना फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की नेचुरल स्टेट। समझिए बात को, ये NaCl में Na सोडियम है, ये नेचुरल स्टेट है, क्लोरीन गैस है, ये नेचुरल स्टेट है। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl बोला जाएगा। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? दिस इज नॉट लैटिस एनर्जी, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सब लोग समझे? शाबाश, इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम दिया जाए। ठीक, अच्छा, इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, एक काम और करते हैं। अब मैं NaCl बनाता हूं इन्हीं दोनों से किसी और तरह से, जरा देखना। मैं Na सॉलिड को लेके जाता हूं Na गैस में। क्या किया ये मैंने, क्या किया मैंने? Na सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना मतलब सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना। सर दिस इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन एनर्जी है जो आपको सवाल में दे दी जाएगी। चलिए ठीक है, Na गैस से Na प्लस गैस बनाना, Na गैस से Na प्लस गैस बनाना, ये क्या किया आपने?
Na गैस से Na+ गैस बनाना। अरे सर ये मैंने आइन आपका पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी है सर। गैस से एक मोल गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस को, उसके एक मोल गैसियस एटम को, आइसोलेटेड गैसियस एटम को आप अगर गैसियस आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इधर आते हैं। हाफ Cl2 को तोड़कर Cl गैस बनाना, ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं Cl2 का, आधे मोल तोड़ रहा हूं। इट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय 2। आधे मोल को तोड़ना मतलब Cl2 की बॉन्ड एनर्जी को तोड़ना, दैट इज हाफ मोल। ठीक, क्या बना? Cl गैस। सर Cl गैस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं Cl- गैस में। ये क्या कर रहे हैं आप? सर एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन डालने से जो एनर्जी रिलीज होगी सर, इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। चीख चीख कर हमें पढ़ाया गया था, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पक्का निगेटिव होगी, क्योंकि सर जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक पक्का ये एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उस आदमी का न्यूक्लियस उसको अपने आप खींच लेगा। ये तो क्लियर हो गया सर, क्लियर है? अब क्या होगा? अब इन दोनों को जोड़कर अगर ये बना दिया जाए, अब आप मुझे बताइए जरा, इन दोनों को जोड़कर अगर ये बनाते हैं तो क्या एनर्जी का नाम रखोगे इस आदमी की? सर दिस इज लैटिस एनर्जी। इसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। क्यों? क्योंकि गैसियस आयंस के जुड़ने से पत्थर बन रहा है। सर दिस इज लैटिस एनर्जी। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इन्हीं दोनों से ये बनाना है, या तो डायरेक्ट बना लो या घुमा के बना लो। सर हेस लॉ कहां से आ गया? आ गया ना। हेस लॉ क्या कहता है? डायरेक्ट बनाओगे तो कितनी एनर्जी चाहिए? डेल्टा HF। और अगर घुमा फिरा के बनाओगे तो सर एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी ये है। ये साइन के साथ नहीं रख रहा हूं मैं, मतलब साइन के साथ ही रख रहा हूं, जो भी आएगा वो साइन के साथ बाद में रख देंगे। ये एक एनर्जी ये। सर दिस इज हेस लॉ। आप देख लीजिए, ज्यादातर चीजें तो मुझे सवाल में दी जाती हैं क्योंकि ये चीजें निकाली जा सकती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जिसको दुनिया कैलकुलेट नहीं कर पाती, एंड दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। यहां से देख लीजिए, सब कुछ पहले से पता है। सर एक आदमी मुझे दर्द देता है और वो लैटिस है, आप लैटिस एनर्जी भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं इस मेथड से। यानी बॉर्न हेबर साइकिल एक्चुअली लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था मेनली। समझ में आइए? हाँ शाबाश, ये कराया गया, बहुत बढ़िया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं द पर्पज ऑफ दिस साइकिल इज टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, जो कि निकालना बड़ा मुश्किल है। इतने सारे इंटरेक्शंस को कौन ओवरकम करेगा, कौन नाप पाएगा? तो सर यहां से निकाल लीजिए, बाकी सब वैल्यू दी जाती है, यहां से लैटिस एनर्जी निकल आएगी। तो अब जल्दी से मुझे लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में एक बात जल्दी से बता दो, और मुझे एक बार बॉर्न हेबर साइकिल बना के दिखा दो। बॉर्न हेबर साइकिल एक बार बना के दिखा दो। बॉर्न हेबर साइकिल एक बार बना के दिखा दो। किसके लिए बनाना है? सर एक बार बॉर्न हेबर साइकिल Al2O3 के लिए बना के दिखा दीजिए बस। जल्दी से अपनी कॉपी में Al2O3 के लिए बॉर्न हेबर साइकिल बना दो। Al2O3 के लिए बॉर्न हेबर साइकिल। हीट ऑफ फॉर्मेशन से NaCl का लैटिस ही बन रहा है, लेकिन उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी नहीं कह सकते, क्योंकि लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन है गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस के जुड़ने से लैटिस बने। बात समझ रहे हो कि नहीं? उस एनर्जी को फॉर्मेशन एनर्जी कहेंगे। आपने किसी और तरह से बना लिया, अब वहां पे लैटिस आ गया, सब जोड़ डाल के काम कर लिया, बना लिया। अरे इतनी आसानी से थोड़ा बनेंगे, इसको जल्दी से बनाओ। कैसे करेंगे? आप Al2O3 की बॉर्न हेबर साइकिल बनाते हैं, तो सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले Al2O3 अगर आपको बनाना है तो आप Al लेके आएंगे, यानी ये 2Al हो गया, ये 3/2O2 हो गया, और ये कन्वर्ट कर दिया Al2O3 में। बिल्कुल सही है। इस रिएक्शन के डेल्टा H का नाम क्या होगा? डेल्टा HF। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, और ये भी पत्थर तैयार हो गया, लैटिस तैयार। ठीक, अब क्या करेंगे सर? अब आप अलग तरह से बना लीजिए। कैसे? 2Al सॉलिड को 2Al गैस बना लेते हैं। बिल्कुल बना लेंगे। 2Al गैस को 2Al प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, मुझे पता है, जो ईमानदार होंगे वो बता देंगे। और ये 2Al प्लस से 2Al प्लस 2 गैस बना लेंगे। 2Al प्लस 2 से 2Al प्लस 3 गैस बना लेंगे।
फिर क्या करेंगे सर, 3/2 O2 को तोड़ देंगे, यानी 3/2 O2 तोड़ दिया जाएगा। तो ये कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3/2 बॉन्ड एनर्जी। क्या बनेगा सर, इससे 3 ऑक्सीजन गैस बनेंगे, 3 मोल ऑक्सीजन गैस। फिर क्या करेंगे सर, उसके बाद जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहां बहुत सारे बच्चों ने फिर यहां गलती की है, ये 3O- बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको 3O2- बनाएंगे और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और अब जो बनेगा दैट विल बी लैटिस एनर्जी। सब लोग एक बार चेक करेंगे। और बॉर्न हेबर साइकिल्स की बात करें तो इसमें सारी वैल्यूज को अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सारी वैल्यूज को अगर मैं लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा, दिस इज 2 टाइम्स सब्लिमेशन। देख रहे हो, 2 मोल को उड़ा रहे हो, दिस इज 2 टाइम्स सब्लिमेशन। ये चीज 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी 1, दिस इज 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी 2, दिस इज 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी 3। और बढ़ते हैं, यहां आते हैं, दिस इज 3 टाइम्स डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1, दिस इज 3 टाइम्स डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 एंड दिस इज लैटिस एनर्जी। सब लोग एक बार चेक करेंगे, मैं फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, सब लोग अपना आंसर चेक करेंगे। बहुतों का आंसर गलत होगा, मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है। डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, इस रिएक्शन का जो भी है, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस ट्वाइस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस 3/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 प्लस लैटिस एनर्जी। एक बार सब लोग चेक करें और ईमानदारी से बताएं कि कितने लोगों का यह आंसर गलत हुआ है। इस इक्वेशन को यूज करके आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता है, रजत कह रहा है सर मैंने डायरेक्टली Al+3 लिख दिया था। रजत, मुझे पता है जो गलती होती है इसमें डायरेक्टली बच्चे Al+3 लिखते हैं, कई बार 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते यहां पर, और कई बार ये तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, डायरेक्ट O को O2- बनाते हैं। जबकि तुम सब जानते हो ऑक्सीजन से ऑक्साइड का फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जबकि ऑक्सीजन से O- का फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी O से O- तो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन O से O2- बनाते हो तो वो ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। एक बच्चा कह रहा है नो मिस्टेक, जिसने नहीं किया बहुत बढ़िया, जिसने गलती की है वो एक बार चेक कर ले। तो जिसका भी गलत हुआ है वो एक बार चेक करे, क्योंकि तुमने कहा था तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना रखा है, तो मैंने सीधे ही डायरेक्टली ये अच्छा एक एग्जांपल लिया जिसमें जिससे ज्यादा और लफड़ा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा लफड़ा नहीं कर सकता वो। अब गेन इंथैल्पीज के भी 2 टर्म्स यूज कर रहा है, आयनाइजेशन के भी 3 टर्म्स यूज कर रहा है, इससे ज्यादा लफड़ा नहीं हो सकता। तो ये मैक्सिमम टफ जो होगा वो आपका बॉर्न हेबर साइकिल बन सकता है। तो सब लोग इस बात का ध्यान रखें। जैसे मान लो कोई ऐसा, जैसे अब एक होमवर्क दे देता हूं, इस होमवर्क को तुम बनाना एक बार है। ये MgCl2 का आप बॉर्न हेबर साइकिल बनाना है ना, इसका भी एक बार बना के देख लेना। एक बार रिवीजन के लिए बॉर्न हेबर साइकिल बनाना हो तो मान लीजिए एक जो अभी हम बना चुके हैं एक बार उसको रिवाइज करने के लिए बना लेना, KCl का बॉर्न हेबर साइकिल बना लेना। और साथ ही साथ मैंने कुछ सवाल ले रखे हैं, आप उन सवालों की एक बार प्रैक्टिस भी करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, तुम्हारे इम्तिहान में पूछा गया था, मजेदार सवाल है। एक बार इसको भी करके देखेंगे, बढ़िया सवाल माना गया। एक और सवाल ले लेते हैं, ये भी तुम्हारे ही इम्तिहान का सवाल है, एक बार इसको भी करके देखेंगे। और एक सवाल और लेते हैं, ये भी एक बार सवाल करते हैं। ये सिर्फ बॉर्न हेबर साइकिल पे पूछे गए, ये तुम्हारे ही एग्जाम के सवाल, बिल्कुल सीधा। लेकिन ये किस सबक लेवल पे पूछे गए सर, ये आज भी उसी चक्कर में पड़ा हुआ है सर। ये देखिए सर, NaBr, NaCl, KCl। अरे सर मजा तब आएगा जब Al2O3 का सवाल आएगा, उसमें बच्चों की बैंड बजेगी, क्योंकि वो बॉर्न हेबर साइकिल की ये इक्वेशन ही गलत लिख के आएंगे। और तुम सब समझ रहे होगे, जिसने ये इक्वेशन गलत लिख रखी है उसका आंसर गलत निकल के आएगा लैटिस एनर्जी का, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है और कहां पुट करनी। तो समझ लो मेरी बात को, तो जो सीधा सीधा है वो तो KCl PCl का वाला सब समझ में आता है, बट सर थोड़ा सा ट्रिकी अगर बॉर्न हेबर साइकिल बनाने के लिए आ जाए तो सवाल बच्चे गलत कर सकते हैं, हम गलती नहीं करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। सब लोग जम के मेहनत करें, खूब कोशिश करें, और कर ही रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे कर ही रहे हैं। तो ठीक है, और कोशिश करो और जितना हो सके मेहनत करो और इन चीजों को रिवाइज करते रहो। तो अगली क्लास में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को यूज करके फॉर्मेशन एंथैल्पीज या रिएक्शन के डेल्टा एच कैलकुलेशन सीख जाएंगे, और उसके बाद मुझे लगता है थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, फिर सेकंड पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स 1 है, फिर थर्ड पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स 2। क्लियर?
ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।